मेरे को एक दो चीज़ें क्लियर हो गई थी, क्या करना है वो नहीं मालूम था, लेकिन क्या नहीं करना है वो क्लियर हो गया। दूसरा था कि मैं गाँव वापस नहीं जाऊँगा। वो फेज़ था जो पैसा नहीं कमा रहा था, कुछ रोटी के भी बांधे थे, पर भगवान ने कभी भूखा नहीं सुलाया था। डेलिबरेटली कोई रिस्क नहीं लिया जाता है कभी भी। वीरू जी, उनके साथ मैं 7-8 महीने तक एज ए स्पॉट बॉय काम किया। ना तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक्शन क्रिश में जा सकते, ना क्रिश के एक्शन गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा सकते, ना अशोका में जा सकते। दंगल की बोट्स हैं वो आपको टिपिकल एक्शन की बोट्स नहीं लगेंगी। ओम शांति ओम अगर आपने देखी हो, उसके सेट पे आग लगती है जिसमें शाहरुख हैं, दीपिका है। 70 लोग मेरी टीम के रहते थे जिन्होंने आग लगानी है और पर्दों को, और अगर किसी भी पर्दे पे 2 सेकंड भी आग ज्यादा रही तो इट कैन बी डिजास्टर। फोन पकड़ाया तो सामने से अमित जी, मेरे में मतलब काटो तो खून नहीं, अमित जी मेरे को ऐसा मतलब भी एक इतना बड़ा लीजेंड आदमी। एंड शाहरुख ऑल्सो। प्रेज करनी या किसी को कैसे अप्रिशिएट करना उनसे सीखना चाहिए। संजय के साथ मेरा बहुत अच्छा, मैं ऐसा गले में हाथ डाल के घूमता रहूंगा। लेटेस्ट फिल्म लव एंड वॉर कर रहा हूँ, तो अभी भी कुछ दिन पहले मीटिंग थी तो बता रहे थे देखो ये मेरी 11वीं फिल्म है एज ए डायरेक्टर और श्याम जी की मेरे साथ एज एन एक्शन डायरेक्टर है, तो आई फील सो हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने भारतीय सिनेमा के एक्शन इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां दी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का रॉ एक्शन हो या बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के भव्य स्टंट एक्शन फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। पंजाब के एक साधारण परिवार से लेके बॉलीवुड के सबसे जाने माने एक्शन डायरेक्टर बनने तक श्याम कौशल जी का सफ़र इंस्पिरेशनल है। करीबन 167 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले श्याम जी ने इंटरनेशनल फिल्म्स जैसे मिशन इम्पॉसिबल और स्लम डॉग मिलियनेयर में भी अपनी छाप छोड़ी है। वो एक नेशनल अवार्ड विनर है और उनकी हर फिल्म उनके क्रिएटिव विजन की मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास बातचीत श्याम कौशल जी के साथ, जानते हैं उनके सफ़र और संघर्षों के बारे में। श्याम जी, वेलकम टू माय शो कॉल्ड सूत्रधार विद विनीत राय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला और आप यहाँ पे आ जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को मौका दिया बात करने का, आपके शो पे बुलाया। तो गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो सर, जैसा कि हम आपके पूरे करियर ग्राफ के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आपका पंजाब से मुंबई तक का सफ़र किस तरीके से रहा। मैं थोड़ा सा उससे पीछे अपनी लाइफ के बारे में बता देता हूँ। मैं एक पंजाब के छोटे से गांव मिर्ज़ापुर में पैदा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में है जी। पिताजी गांव में छोटी सी किराने की दुकान, जैसा होता है ना, आपने देखा होगा गांव में किराने की दुकान करते थे जी, परचून की दुकान। परचून की दुकान, वेरी गुड, वेरी परचून की दुकान करते थे। तो मैं प्राइमरी अपने गांव के स्कूल में किया। फिर उसके बाद में एक 3 किलोमीटर दूर स्कूल था जहाँ से मैंने मैट्रिक किया 6ठी से। फिर ग्रेजुएशन किया जो 15 किलोमीटर दूर कॉलेज था, वहाँ पे साइकिल से आते जाते थे जी। फिर एमए किया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से। तो जो प्राइमरी जब भी मैंने किया तो हमारे गांव में सिर्फ पंजाबी पढ़ाई जाती थी, तो उड़ा एड़ा वहीं पे सीखा। पे ABCD 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू किया। तो पर इसी चक्कर में थोड़ा ये, क्योंकि एक तो था कि कोई ज़मीन ज़्यादा तो और है नहीं है, और मेरा शुरू से ही था कि दुकान नहीं करनी है जी, तो मेरे को जॉब करनी है कोई। तो उस चक्कर में पढ़ाई में बहुत मेहनत से काम करता था। तो मैंने 6ठी क्लास से ABCD शुरू किया और बिना ट्यूशन के मैंने MA किया इंग्लिश लिटरेचर में, और BA में मैंने कॉलेज में टॉप किया था जी। तो मैं लेक्चरर बनना चाहता था। तो जब भी MA किया मैंने, तो उसके बाद में उसी साल कुछ उनकी प्रोफेसर्स का स्केल बढ़ा सैलरी का, और डिग्री ऐड हो गई MPhil की।
अच्छा, उसमें उसमें एमए के बाद उसमें एमफिल एमफिल, हाँ, तो वो एमफिल की डिग्री करने के लिए आपको 1 साल चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसा जो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर है, जहाँ से एमए किया, तो मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर था, तो जी। 3 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे, फिर बस पकड़ के चले जाते थे। जी जी पर वो चंडीगढ़ में 1 साल जाना है, वहाँ हॉस्टल में रहना, उतने तो पैसे नहीं है, जी तो वो सब सपना टूट गया कि मैं लेक्चरर नहीं बन जी, सकता हूँ। जी, फिर मैंने 1 साल तक और जॉब की ट्राई किया, टाइपिंग सीखा, तो अप्लाई किया, पर कहीं नहीं कुछ हो पाया। जी तो जैसा मेरा क्या भगवान पे, डेस्टिनी पे बहुत विश्वास था। जी इतने में मेरे दोस्त थे कि जिन्हों के साथ ग्रेजुएशन किया था, वो बॉम्बे, उनको काम मिला था कुछ जॉब, तो वो मेरे गांव के थोड़ी दूरी गांव है उनका, तो वो गांव में वापस आए, तो मैंने उनको उन्हें मिले, हमारी बहुत दोस्ती थी, हाँ, तो उनको मैंने बताया, यार देखो 1 साल हो गया मेरे को कुछ जॉब नहीं मिल रही, घर के भी हालात ठीक नहीं है। जी। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि 16, उस टाइम पे 16 जमात पढ़ा मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। गांव में एक ही आदमी होता था जो इतना पढ़ा लिखा इतना होता था। पढ़ा लिखा, जी तो वो गांव वाले पूछते थे, काका तेरी जॉब का कुछ नहीं हुआ, उनको लगता था मैं शायद जानबूझ के काम नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा तो मैंने ऐसे इमोशनली ना फ्रस्ट्रेशन में उसको बोल दिया, यार मेरे का मन करता है कभी कभी, पिताजी हम क्षत्रिय हैं, तो मैं जाके जी। लेबर का काम भी नहीं कर सकता कि माँ बाप की जी इज्जत का क्या ना। जी जी तो अगर मैं, मेरा था, उनको बोला मैंने, यार मैं इनकी नज़र से दूर कहीं जाऊँगा तो मैं लेबर का काम करने को भी तैयार हूँ, जी। पर एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हूँ मैं, रोटी भी इनके उस पे सर पे नहीं खाऊँ, जी, मेहनत से करूँगा, मेहनत जो से भी। कमाऊँ। जी तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, जैसा भगवान ने कभी कभी ना वो होता है कि कर देता है, तो उसने बैठे बैठे, हम लोग बैठे थे, तो चल ठीक है यार, मैं 1 साल बाद, 1 हफ्ते के बाद मैं बॉम्बे वापस जा रहा हूँ, जी तो टिकट बुक करनी है, तो चल तेरी भी, तू चल बॉम्बे, अगर तेरे माँ बाप मान जाएंगे। मैंने वो तो मान जाएंगे, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे को अभी तक याद है, हम लोग वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पे गए, तो 1 हफ्ते बाद की फ्रंटियर मेल की 2 टिकटें फ्रंटियर बुक कर दी, मेल। उसके बाद में फिर हाँ। मैंने पिताजी को आके बताया था। जी तो जी ऐसे मेरा बॉम्बे आने का, फिर मैं 1 हफ्ते बाद में बॉम्बे आ गया, जहाँ पे मैं मुलंड में, चौल में सब दोस्त उनके साथ ही रहा। जी फिर 20 दिन के बाद में कोई दूर की पहचान वाले अंकल थे, जी। तो उनके थ्रू मेरे को जॉब चंबूर में मिल गई। तो फिल्म लाइन तो कभी एजेंडा में नहीं थी। तो पहली जॉब आपकी एज जो ए थी? सेल्समैन थी, बिल कलेक्शन करना चंबूर में थी, तो वो जो आरसीएफ फैक्ट्री है, जी, तो जी, वहाँ जी। पे बिल कलेक्शन का भी काम था, और फिर हमारी कंपनी इंडस्ट्रियल वाल्व बनाती थी, अच्छा तो इंडस्ट्रियल वाल्व डीलर मार्केट में बेचना, फिर होलसेल में, तो सीखता था, ट्रेनों का भूल जाता, ट्रेनों में घूमता था, जी 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 लेकिन भूल जाता था, कहीं किधर पहुंच जाता था, किधर पहुंच जाता था, पर ठीक है, चल रहा था ऐसे ही लाइफ। तो सो आपकी शुरुआती ट्रेनिंग ट्रेनों में हुई ट्रेनों में ही हुई। करेक्ट 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 करेक्ट, कि भाई पहले तो जिस जगह रहना है वहाँ के बारे में हम समझ लें समझ कि लें। कौन सी चीज़ें कहाँ वो जाती तो हैं। पहले दिन ही मैं आपको बताता हूँ किस्सा। जी मैं सुबह फ्रंटियर मेल से उतरा, फ्रंटियर मेल से तो हम लोग दादर से मेरे दोस्त के साथ गए मुलंड चौल में रहने के लिए। जी फिर उसके बाद में दोपहर में उसको दादर वापस आना था कुछ काम के लिए, तो मेरे को बोलता तू भी चल। तो उसके पास सेकंड क्लास का पास था, जी जो एक्सपायर होने में 2-3 दिन बाकी थे, तो उसने नया पास लिया फर्स्ट क्लास का। अच्छा तो मेरे को बोला तू टिकट मत ले, तो इसी पास पे जो मैं तेरे को जो पास देता हूँ, तो इस पे चल तू, तो तू जे मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ूंगा, तो बाजू के डिब्बे में चढ़ जाना। जी तो मेरा पहला दिन बॉम्बे में, जस्ट इमेजिन, तो मैं मुलंड से ट्रेन में वो सेकंड क्लास डिब्बे में चढ़ गया, उसके बाजू में उस डिब्बे में चढ़ गया। जी अभी क्या मालूम कैसे मेरे चेहरे पे लिखा था कि मैं आज ही बॉम्बे आऊँ। जैसे ही दादर पे उतरा, सामने टीसी, अपनी टिकट दिखाइए, तो टिकट दिखाई, तो मैंने वो पास दिखा दिया। उसमें फोटो लगी होगी? नहीं, पास नहीं, उसमें साइन, बोलते साइन करो, तो मैंने उल्टा सुल्टा साइन किया, तो जी। बोलते अभी ये तो आपकी चीटिंग है, आपको तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसे मैं तो, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने अभी तक तो बॉम्बे पहले दिन ही आया हूँ, तो पहले दिन आया हूँ यहाँ मेहनत करने के लिए, तो पहले दिन जेल पहले की हवा। दिन फिर कैसे भी करके उसने बेचारे ने कुछ ले दे के छोड़ दिया मेरे को। तो दैट वाज माय फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। अच्छा पर मेहनत की आदत थी ना, तो मैं इधर भी जाने को तैयार हो जाता था, मेरे को सेल्स के लिए इधर जाना है उधर जाना है, चाहे भूलता था, पूछता था लोगों से, स्टेशनों के नाम भूल जाता था, घाट के ऊपर को गदा घाट बोल के टिकट मांगने लगता था, लोअर प्लेन का मेरे को अभी तक याद है उर्ल पर्ल बोल देता था, तो वो तो स्टेशन ही नहीं है, तो दैट वाज ऐसा है जी। और चूंकि आपसे बात करके तो आज भी ऐसा लगता है कि पंजाब आज भी आपके आज अंदर भी। है, और मैं तो बस ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जिस समय आप आए होंगे उस समय आपकी पंजाबी कैसी होगी। 40 साल बाद में ऐसी है, तो उस टाइम तो मैं और भी, मेरे को ना कंपनी वाले कभी वो 8 आने डाल के फ़ोन करते थे, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं फ़ोन पे किसी को फ़ोन करूँ, हाँ, तो उनको मतलब- बोलता नहीं नंबर नहीं लग रहा है मेरे पे, होता ही नहीं, मैं फ़ोन करके बात करूँ। मतलब सेल्समैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हाँ। बात करना, तो आपको उसमें भी। करेक्ट। सो ये चला, और उसके बाद फिर कैसे आपका आगमन हुआ? एज अ इनिशियल तो शायद आपने एज अ स्टंटमैन आपने Stuntman काम काम किया, किया, हाँ तो फिर कैसे फिर मूव हुए टुवर्ड्स
अगेन किस्मत का रोल बहुत अच्छा बहुत रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे फिर आपका यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई? मैं ना कुछ टाइम बीच में जब भी जॉब मिली मेरे को, तो मेरे पास रहने की जगह मिली थी, तो मेरे जो मालिक थे देवर काइंड इनफ, तो मैं ऑफिस में ही सोता था, तो वहीं पे जॉब करता था अच्छा। चेंबूर में ना। फिर उसके बाद में मैं शांता क्रूज में पेइंग गेस्ट रहने आ गया, जी। पर जॉब में भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, उन्होंने जॉब से भी 1 साल के अंदर ही निकाल दिया, क्योंकि मेरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था, बात नहीं कर पाता था। जी। तो नौकरी से मेरे को एक दो चीज़ें क्लियर हो गई थी, क्या करना है वो नहीं मालूम था, लेकिन क्या नहीं करना है वो क्लियर हो गया। जब ये जॉब से निकाला तो मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, तो मैं नौकरी नहीं लाइफ में करूँगा। जी। दूसरा था कि मैं गांव वापस नहीं जाऊँगा, कोई ज़मीन जायदाद है नहीं है, क्योंकि मेरे को दुकान करनी नहीं है। तो ये बातें क्लियर हो गई थी, और ये था कि मेरे को अभी जीना मरना इधर या क्या भगवान ने लिखा है किस्मत में मालूम नहीं है। जी। तो मैं ना वो फेज़ था जो पैसा नहीं कमा रहा था, पर शांता क्रूज में रह रहा था, कुछ रोटी के भी बांधे थे, पर एक बात है, भगवान ने कभी भूखा नहीं सुलाया था। जी। तो दैट वाज ग्रेट, मतलब उनकी भगवान की यही ग्रेटनेस खासियत थी। है हाँ जी, हाँ जी। कि वो किसी को भूखा भूखा सोने नहीं नहीं सुलाता, देते। नियत जी। साफ थी। नियत, जी। तो एक दिन ना मैं शांता क्रूज स्टेशन की तरफ जा रहा था, मेरी पॉकेट में 2 रुपए थे, सच्ची बात है ये। जी। जी। तो ना खाना खाने के लिए, तो वो गिफ्ट शॉप्स होती ना, तो एक दुकान के बाहर एक छोटी सी, मेरे को ना वो ब्लैक कलर में प्लास्टिक में लिखा रहता है कुछ, हाँ, तो उसमें लिखा था, इफ़ गॉड क्लोजेज वन डोर ही ओपन्स 10 अदर डोर्स। जी। जी। तो मैं ऐसे ही देख के पढ़ता रहा, उसको पढ़ता रहा। मैंने वो 2 रुपए का खाना नहीं खाया, मैंने वो चीज़ खरीद ली। अच्छा। और इतना सही वो होते ना, जैसे गिफ्ट शॉप्स में जैसा आपकी ये जी। जी, चीज़ें समझ गया। वो लेके मैंने पॉकेट में रखी। पता नहीं उस लाइन ने मेरे को इतनी शक्ति दी ना, जी, मोटिवेट मोटिवेट किया। मैंने बोला भगवान ने, अच्छा मैं नौकरी नहीं करनी, मेरे को गांव वापस नहीं जाना, बाकी तो मेरे लिए पूरी दुनिया खुली है। वो जो मैं 2 सेगमेंट की तरफ देखता था पहले, कि मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मेरा क्या होएगा, मैं गांव नहीं जा सकता हूँ, वो छोड़ के मैंने बाकी पूरी दुनिया देखनी शुरू कर दी, कि मेरे भगवान ने यही 2 रास्ते बंद किए ना, बाकी तो 10 रास्ते खुले हैं, सब भगवान ने क्या सोच के रखा मेरे लिए। जी। तो उसने मेरे को बहुत अंदर मेरे ना ऐसा वो बोलते हैं हार मानने वाली बात नहीं, मेरे को ताकत दे दी उस लाइनों ने। जी। और ऐसा ही हुआ, 3 महीने बाद में मेरे को उसी जहाँ पे मैं शांता क्रूज पेइंग गेस्ट रहता था ना, वहाँ पे कुछ पंजाबी लड़के थे जो स्टंट का काम करते थे। अच्छा। तो वो मेरे को इस लाइन में लेके आ गए, पाजी आप पढ़े लिखे हो तो आप इधर आ जाओ, कभी हमारी पहचान से थोड़ा बहुत काम मिलेगा, आपका खर्चा चलता रहेगा, बाकी अब जो भी आपकी किस्मत में बिजनेस का करते रहना। जी। तो उसमें उस समय क्या किया करते थे आप स्टंट में? मतलब रिस्की होता था काम? सिर्फ जो सब करते, गिरना पड़ना उसी के तो मिलते। विलन ने एक ब्लो मारा था, वो उधर जाके उड़ के गिरो, मेरे को तो आता भी नहीं था। नहीं, उस समय तो सेफ्टी भी इतनी नहीं थी ना। सेफ्टी भी Because इतनी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जमाने में और अभी में तो बहुत बहुत फर्क है। फर्क है। हाँ जी। बट लेकिन उस समय वो सेफ्टी नहीं थी, और उसमें भी कई बार ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे। नहीं देखो, एक तो शुरू से ही रहा है कि डेलिबरेटली कोई रिस्क नहीं लिया जाता है कभी भी। जी। कभी भी जो लड़के कर सकते थे उन्हीं से करवाया जाता था। तो मेरी शुरुआत में मेरे को आता नहीं था ऐसा काम, बन गया था मेंबर। तो पहले 2-3 महीने तो जब भी कुछ 30-40 फाइटर कहीं निकले तो लड़कों की पहचान से मेरे को चला जाता था। तो उस टाइम 100-125 रुपये रोज के मिलते थे, तो मेरा एटलीस्ट खर्चा जो चलने लगा। जी। तो वीरू जी उधर ही रहते थे शांता क्रूज में, तो उन्होंने, वीरू देवगन जी, उन्होंने मेरे फॉर्म पे साइन किए थे। जी। तो फिर उसके बाद में 3 महीने के बाद में मैं ऐसा ही एक दिन बॉम्बे बंद था। जी। तो अगर आप शांता क्रूज में देखेंगे तो एसवी रोड पे एक नेशनल होटल है, जी। तो वो मेरे को खाना खिलाते थे, मतलब जी। तो सो नाइस ऑफ देम। तो उन्होंने बहुत मेरे को संभाला। हाँ, तो बॉम्बे बंद होता था तो मैं खार में उनका घर था। फिर होता था कि उन्होंने बोला था कि हमारे घर पे आके रोटी खा लिया करता, उनके घर पे जाके खाना खाता था। तो बॉम्बे बंद था। शांता क्रूज से जहाँ पे रहता था शास्त्री नगर में, वहाँ से पैदल खार की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में वीरू पाजी की बिल्डिंग थी। जी। हाँ, तो वो गेट पे, वीरू देवगन जी की आशा अपार्टमेंट, तो गेट पे खड़े थे। तो ऐसे मेरे को, ओए किधर जा रहा तू? मैं पाजी वो बंद है ना, बंद, तो मैं खार में उनके घर पे खाना खाने जा रहा हूँ। तो क्या ये घर नहीं है ऊपर? आई स्वीयर दीस बार हेड बार, घर नहीं, चल ऊपर खाना खा तू। मतलब दैट वाज द डे। मेरे को ऊपर लेके गए, मेरे को खाना खिलाया। फिर उन्होंने बात किया तो क्या करता है, तो मैं कैम में पढ़ा लिखा हूँ, ए है सब। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा वो शीतल अपार्टमेंट में आ जाया कर तू, सुबह नाश्ता करके इधर, फिर तू शीतल अपार्टमेंट में एडिटिंग रूम है वहाँ पे चला जाया कर स्कूटर लेके, इतना ऐसा। तो फिर उनके साथ मैं 7-8 महीने तक एज ए स्पॉट बॉय काम किया। स्पॉट बॉय मतलब अनऑफिशियली फाइटर था, असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट और बहुत बड़ा होता है असिस्टेंट। अच्छा। मतलब मेरा काम था उनके सुबह आ जाना घर पे, फिर उनके साथ गाड़ी में शूटिंग पे जाना, तो उनका बैग मेरे पास रहता था, उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, सिगरेट देना ना। तो पर मेरे को एक अच्छा, मैं देखता था उधर कैसे काम कर रहे हैं। जी। तो
तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि फिर तो उसी टाइम मेरे को ये भी हो गया कि मेरे को भगवान सही प्रोफेशन में लेके आया है जी, कि अगर जी। ये मेरा था एक ही लाइफ में प्रॉब्लम कि मैं ईमानदारी वाला ही काम करूँगा, जी कि ये प्रोफेशन है ईमानदारी का है, क्योंकि जो मेहनत करते हो पैसे मिलते हैं, फिर जी। आप मेहनत करोगे तो कल को एक्शन डायरेक्टर बन सकते हो, जी कोई टाइम फ्रेम है नहीं है ऐसा। जी। हाँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी इसी प्रोफेशन को अपनाऊंगा। मेरे को आता नहीं था जी और मैं लाला आदमी, मतलब बनिए का बेटा, जी तो इतना हार्ड भी नहीं था। जी जी तो जी फिर मैंने 7-8 महीने के बाद जब भी डिसाइड किया कि मैं यही काम करूंगा, फिर मैंने उनका ग्रुप छोड़ के मैंने पप्पू वर्मा जी नए फाइट डायरेक्टर थे जी उधर, जी जी तो उनका ग्रुप ज्वाइन किया। फिर 2 साल तक जो मैंने प्रैक्टिस किया है, मतलब वो भगवान ही जानता, जब मैं जानता हूँ, पर उसमें अगर मैं वो सेल थ्रू कर पाया तो 2 चीज़ें थी, एक मेरी गरीबी, जी। एक मैं वापस नहीं जाना है। जी। अगर मेरे पास कोई अल्टरनेट शायद होता कि प्लान बी होता, मेरे घर पे कुछ ज़मीन जायदाद होती, तो मैं वो सस्टेन नहीं कर पाता। जी ना पैसे होते थे, ना प्रॉपर खाना, पर शाम को 7 बजे से लेकर डेली 9:30 बजे तक मतलब प्रैक्टिस होती थी जो सीखने का, पर जी। सीखा क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव वो मेरा जो कि बोलते हैं ना, एक होता है पैशन, जो सर्वाइवल के लिए पैशन होता है ना, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जी मेरा वो अपनी सर्वाइवल के लिए था, सर्वाइवल के लिए कि मेरे को और कुछ तो है नहीं लाइफ में, तो उसने मेरे को सेल थ्रू किया। मैं तभी की बात है जब मैं भी सीखता था, जैकी श्रॉफ इन्होंने हीरो साइन की थी, पर ये फाइट सीखने के लिए आते थे। अच्छा तो फिर ये मेरे को अंधेरी से अम्बोली से जाते जाते ये 7 रास्ता रहते थे, तो इनके पास बुलेट मोटरसाइकिल था, तो मेरे को सांता क्रूज छोड़ते हुए फिर जाते थे ये। तब अच्छा। से हमारी दोस्ती है। अच्छा अच्छा तो फिर उसके बाद में 2 साल मेहनत करने के बाद थोड़ा सीख गया, काम मिलने लगा, तो एज ए फाइटर काम मिलता गया ऐसा जी। थोड़ा। तो जो पिताजी ने 3,000 रुपए दिए थे वो वापस भेजे? वो 3 नहीं, वही तो जो आते समय भी यही था, पिताजी की ये था, मैं बात बताई नहीं, पिताजी की अपनी ग्रेटनेस थी कि वो सोचते थे कि बेटा है इधर दुखी रहता है, कि एक मेरे दोस्त को बोला कि 1-2 महीने घूम लेगा, इसको वापस भेज जी। देना। तो मैं तभी गाँव से छूट गया कि जब तक मैं ये पैसे ब्याज के साथ वापस नहीं गाँव भेजता, मैं नहीं आऊँगा। जी जी तो इधर जब भी जॉब किया, मैंने नौकरी किया, मैं ओवर टाइम करता था, कुछ करता था, कमीशन मिलता था, वो सब करके कैसे ही फिर फाइटर बना, तो वो पैसे जब वापस भेजे फिर मैं गाँव गया था। अच्छा। पहले वो पैसे वापस पिताजी किए, को भी काफी प्राउड फीलिंग हुई होगी कि पर उनका अभी मैं ना बताता हूँ, मेरे पिताजी ना कहते हैं ना, सब बहुत खुशियाँ भगवान ने दी हैं, एक मेरे में वो कमी रह गई। पिताजी जब ही 94 में पूरे हो गए, तो आज जैसा मेरे बच्चे कामयाब भी हैं, मतलब उनको सक्सेस मिलती है, वो आके मेरे गले मिलते हैं, मैं उनको शाबाशी देता हूँ, वो मैं मिस करता हूँ। मैं अपने पिताजी से वो शाबाशी नहीं ले पाया और उनके गले नहीं मिल पाए, क्योंकि 94 तक तो मैं अपनी रोटी के चक्कर में था। जी जो उसके बाद में फिल्मों में एज एन एक्शन डायरेक्टर कामयाबी मिलने लगी, जी पर पिताजी को ये सेटिस्फैक्शन थी, जब पूरे हो गए, जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, जी। अभी रोटी कमा लेगा तो ना। और हमारे तो सनातन में एक और चीज बोली जाती है, हाँ। हिंदू धर्म में, कि जो दादा ने मेहनत की होती है हाँ। उसका जो फल मिलता है वो पोतों को मिलता है। करेक्ट करेक्ट। तो भले ही आप उनको वो नहीं बता पाए, हाँ। लेकिन आपके बच्चों की भी जो सक्सेस है करेक्ट करेक्ट, वो भी शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं का डेफिनेटली। मैं तो, हम जी। तो आज श्राद्ध करते हैं, मेरा क्या बड़ा प्रैक्टिकल रिलीजियस व्यू है। मेरा एक मानना होता है कि हम श्राद्ध करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे पूर्वजन आत्माएं हैं, उनकी वो देख रहे हैं कहीं। करेक्ट है। तो मेरा मानना है वो देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद ब्लेसिंग। आज भी सुबह उनके लिए प्रे करता हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर श्राद्ध करने का फ़ायदा क्या। जी जी। तो जब भी आज भी श्राद्ध होता है तो मैं और मिसेज, जो पिताजी को अच्छा लगता है, घर पे बनाते हैं, जाके लोगों में दे के आते हैं कि उनकी आत्मा तो देख रही है जी उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपको पहला एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिला? वो भी डेस्टिनी है, डेस्टिनी। मतलब मैं सच्ची, मेरी लाइफ पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब भी मैं बहुत ही, मतलब भी एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, पर भगवान ने जो भी डेस्टिनी वो थी, जैसे मैंने पढ़ाई की थी लेकिन स्टंटमैन बन गया, वो पढ़ाई मेरे कुछ काम नहीं आई, जी फिजिकल मेहनत करनी पड़ी। जी। लेकिन ये जब भी एक्शन डायरेक्टर बना, पढ़ाई काम आई। आ, कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं लोगों को बता रहा था, मेरे को एक्शन डायरेक्टर, लोगों को मालूम था, मेरे को थोड़ा बहुत काम आ गया। दैट वाज इन 90। हाँ, तो मैं फिल्मस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, डाकू की ड्रेस पहन के एज ए फाइटर। अच्छा। तो शाम को सडनली 8 बजे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे जो मेरे दोस्त थे, वो किसी मलयाली डायरेक्टर को लेके आ गए। तो उनको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि तभी फ़ोन तो होते नहीं थे। मैं आदर्श नगर में इधर ही चौल में रहता था, तो मेरे घर से उन्होंने पूछा तो मैं फिल्मस्तान शूटिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे लेके आ गए। तो उन्होंने मेरे को बताया, ये तंबी का ना था, मैं जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर थे केरला के, अच्छा। कि इनका जो एक्शन डायरेक्टर आना था वहाँ से, वो बीमार हो गया, वो नहीं आ पाता है। ये मोहनलाल जी के साथ जहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, पर इनको एक्शन डायरेक्टर चाहिए
पर इनकी एक ही कंडीशन है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि साउथ के हैं, साउथ के हैं, तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश लिटरेचर वहाँ पे काम मेरा है। अरे पढ़ाई वाह, काम आई, तो उन्होंने मेरे से इंग्लिश में बात किया, जी। मैंने अच्छा लगा उनको। फिर बोलते सुबह 7 बजे होटल में आना मिलने के लिए। वो जू पे ठहरे थे, जी। मेरे पास एक बाइक होती थी जामा सेकंड हैंड, तो मैं लेके गया, तो उनसे बातचीत किया। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने 7 बजे में मिला, तो 7:30 बजे मेरे को बोला ठीक है, आई एम हैप्पी, आज रात को शूटिंग है मुकेश मिल में, तो आपको एज एन एक्शन डायरेक्टर शूटिंग करनी, पर मेरी एक ही कंडीशन है, मैं असिस्टेंट के साथ काम नहीं करूँगा, आपको एक्शन डायरेक्टर बनना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हमारे क्या होता है, वंस यू बिकम एक्शन डायरेक्टर यू कांट बी ए स्टंट मैन, तो मेरा टू विड्रॉ वो मेंबरशिप सबमिट करके दूसरी मेंबरशिप लेनी, मतलब आपकी वो रोटी गई। तो मैं घर पे आया, तो मैं वाइफ से भी बात किया। विक्की सन्नी छोटे थे, सन्नी वाज हार्डली 1-1.25 साल का था, विक्की 2 साल का, 2-2.25 साल का। हाँ, तो मैंने बोला देखो कि भगवान, लोग तो काम मांगने जाते हैं, मैं तो लोगों को बोल रहा हूँ मेरे को एक्शन डायरेक्टर बनना है, जो खुद ऑफर लेके आए, तो मेरे को एक ये कि भगवान का नाम लेके बन जाऊँगा, जहाँ तो ये भी चला जाएगा, देखा जाएगा। फिर तो मिसेज भी मतलब कि हाँ भाई ना, तो फिर मैं जाके उस टाइम पहले पप्पू वर्मा जी के पास गया, उनके भाइयों के पास गया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया कि मैं एक्शन डायरेक्टर बन रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सीधा अपनी मूवी स्टंट एसोसिएशन, तभी महालक्ष्मी में होती थी, दोपहर को वहाँ पे गया, मैंने वो कार्ड सबमिट किया, एज एन एक्शन डायरेक्टर का कार्ड लिया। फिर मैं महालक्ष्मी टेम्पल में जाके रात को शूटिंग किया मुकेश मिल में। जी, मुकेश मिल में शूटिंग किया मोहनलाल के साथ, मलयालम फिल्म इंद्रजालम, जो बहुत बड़ी हिट हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, तो उसमें मोहनलाल जी थे? मोहनलाल जी थे, करेक्ट। हाँ, और कैमरामैन थे संतोष सिवन, उनकी सेकंड फिल्म ये। ओह, तो बोथ द ग्रेट्स वर देयर। तो पर to making a third grade। अरे तो मैं जो तंबी कनाथम थे, उनको उधर का एन चंद्रा बोला जाता था जी। तो उन्होंने देखते रहे, मैं शूटिंग शुरू किया, फिर 10 बजे तक देखते रहे मेरे को, फिर बोलते 10 बजे मेरे को आके बोले मैं जाता हूँ होटल, जो कंटिन्यू मैं सुबह आऊँगा जी। तो सुबह 5 बजे आए वो, फिर 6 बजे पैकअप हुआ, उन्होंने सबसे बात किया कि कैसे कैसे काम हुआ। तो मैं आईसीबीआर ये बात, उनकी शब्द थे, मेरे को साइड में लेके गए। वो सीक्वेंस था कि विलन सोने की खुदाई करते, उसको मालूम है पुलिस रेड करने वाली है, तो उसने सोना दबाया होता है, सोने की खुदाई शुरू करता है। तो उन्होंने मेरे को बोला, श्याम एक बात मेरी याद रखना, जो आज रात को आपने सीक्वेंस शूट किया ना कि सोने की खुदाई कर रहा विलन, आपने अपनी लाइफ में ये शुरू कर दिया है। अच्छा, बट माय गॉड, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर धीरे धीरे उसका ना, बहुत डीप बात थी, बट धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली समझ में आया। फिर उसके बाद संतोष के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, मोहनलाल के साथ, वो फिल्म सुपर हिट हो गई, एक्शन की तारीफ हुई, तो वो मेरे को बुलाने लगे वहाँ पे साउथ में। फिर इधर उसके एक बात है, मई 90 में एक्शन डायरेक्टर बना था। फिर ऐसे ही नाना जी के साथ कुछ मुलाकात हो गई बाई चांस, तो प्रहार के लिए एक्शन डायरेक्टर को देख रहा। दैट वाज योर फर्स्ट हिंदी प्रहार वाज द फर्स्ट हिंदी फिल्म एज एन एक्शन डायरेक्टर। अच्छा, तो फिर नाना जी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने प्रहार में ब्रेक दे दिया। फिर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे, उनकी चाणक्य सीरियल शुरू, तो उन्होंने उसमें एक्शन डायरेक्टर ले लिया। तो फिर चीज़ें शुरू हो गई, रोटी मिलनी शुरू हो गई थोड़ी, तो अच्छा एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ें शुरू हो गई। तो सो श्याम जी, बिकॉज हमारे नॉर्मल जनता को ना ये पता नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी इससे मिल जाएगी कि फाइट मास्टर और एक्शन डायरेक्टर में फ़र्क क्या है? सेम है वो, मतलब उसको डिफरेंट नाम दे देते हैं, कोई फाइट मास्टर बोल देता है, कोई स्टंट कोऑर्डिनेटर बोल देता है, कोई एक्शन डायरेक्टर, पर सेम है वो। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आपने चाणक्य किया, राइट? अब चाणक्य में एक्शन सीक्वेंस, जब भी नॉर्मल जनता सोचती है एक्शन सीक्वेंस, हाँ जी, कि भाई फाइट, लड़ाई झगड़ा, वो, लेकिन वो तो बहुत लीनियर सब्जेक्ट था। हाँ जी, कि उसके अंदर वो वॉर वगैरह को करना, वो एक्शन डायरेक्शन होता है, या फिर पूरे सीन को उठाना एक्शन डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर मोमेंट में? जो एक्शन उसके बीच में इन्वॉल्व है, घोड़े हैं, तलवार फाइट है, वो तो पूरा एक्शन का हिस्सा गया। लेकिन जब तक आप कहानी अच्छी नहीं बनाओगे तो एक्शन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके इन्वॉल्वमेंट वो पूरे उसमें क्रिएटिव एंगल में आपको रहना पड़ता है एकदम, क्लोजअप वो कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, फिर उसके बाद में ये करेंगे तो उसका रिएक्शन कैसे जाएगा, आपको तलवार लगी तो उसका रिएक्शन कैसे जाएगा, घोड़े से गिरा तो उसका रिएक्शन कैसे जाएगा, तो उसमें पूरे में इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसलिए आप एक्शन डायरेक्टर बोलते हो। समझा। तो मतलब फिल्म एक कॉर्पोरेट है, हाँ, जिसमें डायरेक्टर जो है वो सीईओ है, करेक्ट, और उसका जो फाइनेंशियल मैनेजर है
या एक्शन मैनेजर है वो आप डायरेक्टर हैं, हाँ। कोरियोग्राफर जो है वो डांस का डायरेक्टर है, मतलब दे ऑल कंसीव। यू आर एवरी जैसा घर बनाते तो एक मेन आर्किटेक्ट हो गया, वो उसमें इलेक्ट्रिशियन को हायर करता है, जे इसने वुडन का Skill काम set। किया, करेक्ट है। तो हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट पर अंडर द सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर मत, ताकि एक जैसा ही लगे वो। जी ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी कर दूं, वो अलग लगने लगे, वो अलग लगने लगे। तो ही इज़ द पर्सन हु सबको इकट्ठा करके जैसा उन्होंने पूरी फिल्म विजुलाइज की है तो उसमें उसको बिठाते हैं। जी, बिकॉज जो बच्चे जो देख रहे हैं फिल्म मेकिंग, जो समझना भी चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। अब फिल्म मेकिंग में बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है कि भाई कहानी है, स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, फिर स्टोरी बोर्डिंग। हाँ जी, हाँ जी। अब स्टोरी बोर्डिंग में कॉमिक्स की तरह दिख जाता है कि फाइट हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। बट उसको पूरे सीक्वेंसिंग में क्रिएट करना इज एक्शन डायरेक्टर। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि यू आर नरेटिंग ए स्टोरी। जी जी ना जैसा आप किसी फिल्म के साथ इन्वॉल्व होते हो तो सबसे पहले आपको कहानी समझना बहुत ज़रूरी है। जी मैं ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, अगर एक घर में डॉक्टर रह रहा है, जहाँ पुलिस ऑफिसर रह रहा है, जहाँ कोई आर्मी वाला रह रहा है, अगर उसके बाहर कोई खड़ा होकर गाली देता है तो 10 लोगों के अलग रिएक्शन होंगे। जी, तो आपको करेक्टर को समझना है। जी जी, शायद जो फौजी उसी हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा जिस हिसाब से डॉक्टर रिएक्ट करेगा। जी, करेक्ट है। जब पुलिस वाला रिएक्ट करेगा, जहाँ उस जगह पे गुंडा रहता है कोई, वो रिएक्ट करेगा। तो आपको उस कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से चलना है, उस हिसाब से सोचना है आपको। जी, तो यू हैव टू बिकम दैट एक्टर टू क्रिएट करेक्ट कि भाई एक सोच को पकड़ के चलना। जी, एक आर्मी वाला जैसे थप्पड़ मारेगा और एक नॉर्मल इंसान थप्पड़ मारेगा, उसमें फर्क। कोई तो दूसरा कंडी भी अंदर से दूसरी लगा लेगा, यार जाओ आप पे गाली देके चला जाएगा। कोई गन लेके बाहर निकल आएगा जी, कोई लड़ने के लिए कोई 2 गालियां और दे देगा। तो वो आपको समझो को लोग फिल्म देख रहे हैं, कहानी एक देख रहे हैं, तो आपको कहानी का हिस्सा बनना है। जी, फिर उसके बाद सर कौन सा आपका मतलब मलयालम तो खैर वहाँ आपकी दुकान तो शुरू हो गई, फिर यहाँ पे भी आपने प्रहार की, फिर उसके बाद मेजर बड़ा ब्रेक बॉम्बे में आपका कौन सा था? मेजर मिला मेरे को जो रिकग्निशन, फिर उसके बाद में फिल्में करता रहा, लेकिन एक फिल्म थी अशोका जी, शाहरुख खान वाली, और संतोष सिवन ने डायरेक्ट की। जी जी, उसमें क्या था कि ऐसी पीरियड फिल्म पहले नहीं आई थी जहाँ ऐसे लेवल के एक्शन नहीं देखे थे। तो जब ये अशोका आई ना तो फिर काफ़ी एक रिकग्निशन उससे ना एक अलग ढंग से। फिर अशोका के बाद में फिर क्रिश आ गई, तो क्रिश से और एक ना तो वो फिर उस लोग सोचने लगे उस नज़र से, थोड़ा सुपरनैचुरल था, थोड़ा सा करेक्ट बड़े लेवल का एक्शन। अशोका वाज मोर एंशिएंट एंड करेक्ट, इतने लोगों को संभालना, इतने फाइटरों को, इतने घोड़ों को संभालना, उसके बीच में स्वॉर्ड फाइट, फिर उसमें कलरी फाइटर्स को भी इन्वॉल्व किया हमने। तो फिर वो एक ग्रिटी और रॉ एक्शन, वो फिर आया गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ जी, वो मतलब दैट इज अ कल्ट। मतलब अगर वो देखें, मतलब अभी बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि इवन एक्शन का हिस्सा ना सिर्फ गोली मारना नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो भागना, दौड़ना, सब वो जो राजकुमार राव का जो आइकॉनिक सीन है, हाँ जी, हाँ जी। और उसके अंदर वो शायद जो मनोज वाजपेयी का वो चाबी ढूंढने वाला सीन है, या गोली मारने वाले सीन है, हाँ जी, हाँ जी। एंड जो लास्ट वाला सीन है जो स्टेन गन के साथ वो है। सो वो किस तरीके से आपको मिला पहली चीज, और उसके लिए क्या प्रिपरेशंस और क्या टेक्निक्स थी जो आपने यूज की एज एन एक्शन डायरेक्टर? सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। मेरा क्या होता है, जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ ना, आप देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर और क्रिश 2 अलग अलग स्पेस की फिल्में हैं, जॉनरा भी अलग था, अलग जॉनर है। तो मेरा क्या होता है, मैं डायरेक्टर की नज़र से वो देखना चाहता हूँ, डायरेक्टर कैसे सोचता है। तो मैं श्याम कौशल क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे को क्या डायरेक्टर कैसे देख रहा है, फिर कहानी क्या कहती है, तो मैं उसमें घुस जाता हूं। अनुराग इज थिंकिंग अबाउट करेक्ट, फिर वो कहानी कैसे, अगर वो तो क्योंकि ना तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक्शन क्रिश में जा सकते हैं, ना क्रिश के एक्शन गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा सकते हैं, ना अशोका में जा सकते हैं। तो तीनों अलग अलग स्पेस की फिल्में थी। तो आपको अपने आप को भूल के, सब कुछ भूल के जब भी उस फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, उसी से सोच रहे हैं। तो जो अनुराग की नरेशन थी, तो उससे पहले हम लोग ब्लैक फ्राइडे इकट्ठे कर चुके थे, के मेनन वाली, करेक्ट है। तो फिर उसका था कि मेरे को ये अनकट ऐसा लेना है, ऐसा ऐसा चाहिए। तो आपका एक मतलब भी मेरा ये होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर डायरेक्टर को चाहता है तो मैं कैसे भी करके उसको वो अचीव करके दूँ उस चीज़ को। तो दैट इज़ ए चैलेंज, मतलब ना कि अगर वो नहीं कर पाया फिर फ़ायदा क्या प्रोफेशनल। तो अगर बहुत ही कोई चीज़ ऐसी है रिस्क वाली है, फिर उसमें थोड़ा मैं बात करता हूँ कि नहीं ऐसा ये रिस्क फैक्टर आ जाएगा। जो बाकी अगर वो कुछ चाहता है कि मैं ऐसा अनकट या लंबा ये मेरे को पूरा इसमें चाहिए, तो एवरीथिंग हैज़ ए सोल्यूशन। तो फिर मैं ग्रेजुअली, मेरे को इतना टाइम चाहिए, मैं रिहर्सल करता हूँ,
फिर कैसे कैसे उसको अप्रोच करेंगे, वो सब चीज़ें, तो देन एवरीथिंग वर्क्स आउट जी फाइनली। जी तो अनुराग के साथ भी ऐसे आई स्टार्टेड लुकिंग थ्रू अनुराग्स आइज। फिर वो एक चीज़ को अचीव करने के लिए, जैसा एक वो सिंपल चीज़ ही थी, तो वो मनोज वाजपेयी जो बर्फ़ काटते हैं उसके साथ सिंगल शॉट में एक को मारते हैं ना पहलवान जी को, जी जी तो वही उसके इस चालू शॉट है, उसमें ब्लड भी निकलना चाहिए, उसमें ये भी निकलना चाहिए, फिर जी। आदमी का दिमाग भी वैसे ही चलने लगता है जी जी ना, तो फिर उसका कैसे हल ढूंढे। फिर जो पहला ओपनिंग शॉट है वासेपुर 2 का, जो 7-8 मिनट का, के जाते हैं गन्स घर पे ब्लास्ट करते हैं, निकलते हैं, पूरा कैमरा बहुत पीछे बड़ा जाता है, फिर सीक्वेंस है। हाँ, तो चालू शॉट में ऊपर छत के ऊपर कैमरामैन को भी रेक करके फिर वो नीचे छोड़ा था पीछे पीछे, तो वो सब चीज़ें मतलब टेक्स टाइम, पर वो उससे उतनी और मेहनत practice और भी उतनी- बहुत लगती होगी। बहुत प्रैक्टिस पहले करके, Because- सब चीज़ें खुद करके, फिर यू देन यू एंड टेक्निक्स, कैमरा टेक्निक्स, करेक्ट करेक्ट, कि भाई वहां गोली लगेगी, यहाँ फटेगी, और किस तरीके से टाइमिंग सब होना, टाइमिंग और वो टाइमिंग सब। सब देन यू नीड अ यूनिट, उस तरीके के फाइटर्स की यूनिट भी हैं जो नहीं तो टीम है मेरी जो पिछले जी। 30 साल से, तो मैं उनको कभी बोलता हूँ मोर देन मतलब भी यू आई नीड यू, यस यस मतलब यस 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 यस। तो सो मेरे गैंग्स ऑफ से वासेपुर वाज समथिंग जिसने एक्शन को बहुत रियलिस्टिकली दिखाया। रियलिस्टिकली, मतलब नहीं जैसे एक- प्रहार भी मेरी शुरू थी, रियल एक्शन था उसमें भी, अगर आप देखो तो जो मेरी पहली फिल्म थी प्रहार, उसमें बिल्कुल रियल स्पेस में हाँ एक्शन बिल्कुल था। रियल था। हाँ, बट प्रहार में जो प्रोटोगनिस्ट था वो आर्म फोर्सेस का था, तो उसी हिसाब से आपने एक्शन उसी रखा था, हिसाब से एक्शन सोच रखा के, था। हाँ जी, जी हाँ जी, जी हाँ जी। जी। वो ऊपर मेरे को तो याद है, बिकॉज हम लोग तो छोटे थे जब प्रहार आई थी, लेकिन अभी भी उसके कुछ ग्लिम्स याद है मुझे, कि वो बंदा ऊपर चढ़ता है, पानी में गिरने से वो थोड़ा सा उसको डर लगता है, नाना जी ऊपर चढ़े, वो बेलगांव चढ़ते हैं। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में किया था, अच्छा जो 6 महीने में वो पूरी कमांडो की ट्रेनिंग करते हैं, वो 40 दिन में कर लिया था इन्होंने सबने। अच्छा हाँ, पहले क्या होते थे, जो बाकी टीम है ना कमांडो, वो आते थे कास्ट बम्बे से होके आते थे, 3 दिन प्रैक्टिस करते, बाद में भाग जाते थे, अच्छा क्योंकि बहुत टफ होता है सुबह 5 जी, बजे जी, उनके जी, साथ जी, करना। फिर नाना जी ने क्या किया, जिसको पकड़ के लाते थे पहले उसके बाल काटो, हाँ तो उसको टकला कर दो ताकि वो भाग नहीं पाए। हाँ, लेकिन मतलब वो भी हाँ। एकदम ऐसे ग्रिटी आदमी थे, मतलब वो Correct, भी correct. उनकी भी बहुत सारे किस्से हैं। हाँ जैसे बहुत लीनियर उसमें जाएंगे, जैसे एक तो आपने रॉ कर लिया, हाँ जी, और आपने जिस तरीके से प्रहार की, या फिर क्रिश हुई, हाँ जी, फिर एक बहुत ही इमोशनल फिल्म बजरंगी भाईजान, हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसमें भी, क्योंकि मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद मुझे नहीं पता हो तो, ये जो आखिरी का जो सीक्वेंस था जिसके अंदर वो पानी में जाते हैं, हाँ जी, और वो जो बच्ची इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, हाँ जी, हाँ जी। सो उसमें भी एक्शन की जरूरत डेफिनेटली आई वाज थी। देयर, हाँ। कश्मीर में सब जी किया था, जी 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 क्योंकि उसका आप नरेटिव का हिस्सा बनते हो। सबसे जी। पहले जैसे मैंने पहले ही बोला ना, कि मैं क्या सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी क्या आपको गाइड करती है जी। वो इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि लोग कहानी देख रहे हैं, आपको उस कहानी का हिस्सा बनना है। जहाँ पे लोग एक फिल्म देखते थे, किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करने लगे, तो गड़बड़ हो, मेरे को लगता है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको उसमें समा जाओ कहानी जी, में, उसका एक हिस्सा बन। बजरंगी भाईजान में भी इमोशनल कहानी थी, एक्शन शुड नॉट डोमिनेट द नरेटिव, तो उसी हिसाब से बच्ची को जैसे छोड़ते हवा में फ्रीज होना है, वो उसको freeze होना है। तो लाइव ही मतलब कैसे वायरों से करना एंड है, इमोशनल है, टोन Emotional. डाउन रखना है थोड़ा सा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो So- उसी हिसाब से आपको सब करना है। जो फिर जो इधर ब्रॉथल में फाइट जो दिल्ली में होती वो है, जो तार पे बंदा लटक जाता है, करेक्ट करेक्ट, वो हमने वो मेरी सेट लगाया है। फेवरेट है। अच्छा, वो मेरा फेवरेट है कि उसको मारता है और तार में लटका तार पे होता है। लटक बाहर गिरा तो तार पे लटक गया। तो वो छोटी छोटी चीज़ें फिर टेंज थोड़ा सा ऐड करते हैं उसको, पर पहले होता है इमोशन पे के इसकी जी। इमोशन नहीं निकलनी चाहिए। जी, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंड बिकॉज मैं हमेशा जब भी किसी भी पर्सनालिटी से बात करता हूँ, सो आई ऑल्सो ट्राई टू बी हिज माइंडसेट कैसा हाँ जी, होगा। हाँ। और जिस तरीके से आपने अपनी कहानी बताई, पंजाब से एक लड़का गांव, और वो रस्टिक मतलब हार्डकोर, हाँ जी, वो फिर देखने को मिला दंगल में। हाँ वो आपकी वो जर्नी, बिकॉज नाउ आई कैन कम्युनिकेट, तो शायद मुझे वो दंगल, हाँ जी, वो जो आपका पूरा जो गांव का हिसाब किताब था, खास करके देसीपन उसका नाम, देसीपन और पहलवानी, हाँ जी। और वो सब चीज़ें, क्या आपके साथ पहले आपने इस तरीके की चीज़ें देखी थी गांव में, या फिर आपने बाद में कुछ रिसर्च होती है, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, किस तरीके से दंगल में एक्शन हुए, बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्पोर्ट ओरिएंटेड फिल्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और स्पोर्ट ओरिएंटेड में वो जो सीक्वेंस हैं जिसमें वो लास्ट में गर्दन के पल में गिरेगी और 4 पॉइंट्स मिलेंगे, 8 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे, हाँ जी। तो वो किस तरीके से हुआ, बिकॉज एज एन ऑडियंस वी वांट टू नो। जैसे मैंने पहले ही बोला ना, सबसे पहले तो अपने आप को भूलना पड़ता है। जी। जब ये दंगल की नरेशन हुई है,
तो एक तो पहले ही था कि कभी भी सोचा नहीं था इतनी बड़ी हिट होएगी कि इट इज़ ए आर्ट फिल्म। तो एक था पहले कि इस फिल्म में ईमानदारी दिखनी चाहिए। जी जहाँ पे ईमानदारी मिस हुई ना, टेकिंग में जो भी हम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी मिस हुई, लोगों को लगा कि कुछ टेक्निक से हम चीटिंग कर रहे हैं, तो फिल्म गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा फिर था कि वो एक्टर इतना अपने आप को तैयार करें कि हम उन्हीं के साथ पूरा शूट कर पाएँ, जी क्योंकि नहीं तो दूसरे को साथ डुप्लीकेट रख के करेंगे तो वो चीटिंग कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी, लोगों को ईमानदारी नज़र नहीं नहीं आएगी। आएगी। तो फिर वो जो एक्टर कास्ट किए, उन्होंने एक्टरों को 8 महीने की ट्रेनिंग दी। फिर अभी ना मेरे को कुश्ती आती है, ना नितेश तिवारी जी को आती हैं। तो हमको एक आदमी चाहिए था, जब भी हम लोग ऐसी को फिल्म करते हैं तो भी हायर ए प्रोफेशनल जिनको ये चीज़ आती है, जो हमको हमारे को कहानी मालूम है हमको क्या चाहिए। पर वो आदमी हमको, जैसा मैंने चक दे भी की थी, तो हॉकी वाला, तो हॉकी तो आती नहीं, लेकिन वो तो गाइड करने वाला तो चाहिए ना। आर्मी की फिल्म करते हैं तो एक आर्मी वाला रखते हैं जो हमको गाइड करे। तो फिर कृपा शंकर जी हमको मिल गए, जो इंडिया के बेस्ट कोच थे। जी तो वो आए बोर्ड पे, उन्होंने फिर हमने उनको कहानी, जैसा वो पहले ट्रेनिंग तो इनके साथ एक्टरों के साथ शुरू कर दी उन्होंने कांदीवली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी फिर हम लोग रोज़ 2-3 घंटे निकालते थे उनके साथ के, अगर ये हमारी सिचुएशन है, हमको भी 2 पॉइंट चाहिए या 3 पॉइंट चाहिए, जहाँ एक आदमी 2 पॉइंट लेगा या ये 2 पॉइंट लेगा, आप इसमें क्या क्या पंचेस लेके आ सकते क्या। फिर वो दिखाते थे, फिर हम अपनी कहानी के हिसाब से लॉक करते थे, ये मूवमेंट बेटर है, ये मूवमेंट बेटर है। जी फिर उसी हिसाब से हमने उनकी टीम के मेंबरों के साथ, जो हमको बाउट्स, जितनी बाउट्स करनी थी, वो कम से कम शूटिंग से 5-6 महीने पहले शूट करके लॉक कर ली थी अच्छा अच्छा ना। वो क्योंकि उस टाइम जाके नहीं की थी। फिर उसके बाद में पहले जो एक्टर थे उनको जनरल ट्रेनिंग वहाँ पे होती थी। जी फिर बाउट्स से भी हमारी लॉक हो गई कि हमको यही करना है। फिर उसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई कि हम आपको ये भी पंच करना है, ये भी पंच करना है। फिर भी उनके साथ जो लड़ेंगे, ईमानदारी तभी आएगी जब भी वो भी, उनको भी आती हो कुश्ती। जी किसी को भी तो लेंगे तो कुश्ती ना पोस्ट बनेगा ना कुछ बनेगा। जी फिर उसके लिए वो इंटरनेशनल जो थे सभी प्रोफेशनल थे, कोई स्टेट लेवल के, कोई नेशनल लेवल पे दूसरे देशों से जो मंगाए ना, जो उनके साथ कुश्ती, तो उनको लाए गए। फिर उनके साथ उनका तालमेल बिठाया गया, उनकी रिहर्सल्स हुई। अभी रिहर्सल्स हो गई, सब हो गया। अभी था ये इनको लोगों तक पहुंचाना है। अभी हमने कितना भी अच्छा करें, लेकिन लोगों तक तो उनको लेके जानी है, उस चीज़ को लोगों तक को ईमानदारी से पहुंचनी चाहिए। फिर क्या होता था, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी, मतलब वो जो टेकिंग उसकी कैसे शूट किया जाए कि लोगों तक ईमानदारी से पहुंचे। आप देखो, आपको वो जो दंगल की बाउट्स हैं वो आपको टिपिकल एक्शन की बाउट्स नहीं लगेंगी ना, वो एक्शन के एंगल लगेंगे। जी जी वो बहुत ईमानदारी से। फिर क्या करते थे हम लोग, ये आगे बाउट का ये पंच है तो ठीक है, आप उनको एक्टरों को भी जो उनके साथ में भी compete कर रहे थे, उनको साथ पहले कृपा शंकर जी के जो पहलवान थे वो करके बताते थे। फिर उनको बोला था कि आप कैमरे की परवाह मत करो, जी आप ये पंच करो कैसे आप करते हो। जी तो उनको लिबर्टी देते थे, जी तो फिर वो पंच करते थे। अच्छा डोंट डू इट फॉर द कैमरा, वो हमारी जिम्मेदारी, हम उसको कैसे शूट करते। करेक्ट करेक्ट फिर वो पंच करते थे, वो बीट करते थे वो। फिर हम लोग उसको फिर शूट करने का डिसाइड करते थे, इसको ऐसे शूट करेंगे, इसको ऐसे शूट करेंगे, इसको से, ताकि लोगों तक को पूरा ईमानदारी से है, उनको कोई ये लगे कि एक बाउट कंटिन्यूस चालू है और उसके बीच में हम लोग स्क्रीन पे रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चीज़ की और वजह से। शूटिंग में भी चीटिंग नहीं कहीं पे भी नजर आनी चाहिए। जी जी तो वो इट केम अक्रॉस वेरी वेल, वेरी वेल। हर फिल्म मेकर का एक अपना वो है, और आपका तो फिल्मोग्राफी ऐसी है कि मतलब आपने मतलब बाजीराव मस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, मतलब आपकी तो ग्राफ जो है, मतलब आर्म फोर्सेस हैं, फिर दंगल है, फिर सो द क्वांटिटी ऑफ वर्क से ज़्यादा ना क्वालिटी ऑफ वर्क श्याम जी आपके उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है। सो ये जो काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी, हाँ जी, मतलब हाँ जी। वो किस तरीके से था उस ईरा को गैदर करना, तो मतलब वो भी डायरेक्टर का ही विजन होता है या फिर आप उनको बताते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए फिल्म के अंदर? सबसे पहले तो मैं मतलब भी अगर ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनाऊं तो ग्रेटनेस उन मेकर्स की है जिन्होंने ट्रस्ट किया लिया मेरे को, संजय मेरी लीला कुछ बंसाली इसमें नहीं। और ऐसे लोग। आज मतलब अभी भी मैं जो उनकी जो लेटेस्ट फिल्म लव एंड वॉर कर रहा हूँ, तो अभी भी कुछ दिन पहले मीटिंग थी तो बता रहे थे, देखो ये मेरी 11वीं फिल्म है एज ए डायरेक्टर और श्याम जी की मेरे साथ एज एन एक्शन डायरेक्टर है, तो इट इज़ ए बिग अचीव। मतलब मैं भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि ऐसे लोग विश्वास कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या होता है, पहले आप कहानी सुनते हो, पहले उसमें गंगूबाई में 3 एक्शन थे, आलिया के 2 एक्शन थे ऐसा, तो वो समझ के फिर मैं क्या करता हूँ कि शूट करता हूँ उसको। जी
जिस दिन सेट खाली रहता है अपनी टीम के साथ शूट करके एडिट करके फिर संजय को साथ बैठ जाते जी, हैं, जी, जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर है सभी जी। फिल्म में, बाजीराव मस्तानी में, पद्मावत में भी जी। जो जो एक्शन सीक्वेंस है आप डिस्कस करते हो, स्टोरी बोर्ड करते हो, संजय के साथ फाइनल करते, फिर उसको मैं शूट करता हूँ अपनी टीम के पहले? साथ, पहले शूटिंग से पहले। अच्छा। फिर वो पूरा लॉक करते हैं, म्यूजिक डाल के वो सब डाल के, फिर सबको डिपार्टमेंट्स को मालूम होता है कि ये करना, फिर एक्टरों को चाहिए तो रिहर्सल करवाते हैं। मतलब पर मॉक शूट होता है, मॉक शूट होता है डेफिनेटली इस तरीके से। इस तरीके से। और सर आपका वो मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सीन देख के। वो आइकॉनिक सीन है जब वो इतनी सारी औरतें जब वो आग में जाती हैं पद्मावत में। सो इस तरीके का मॉब जो होता है, हाँ जी, हाँ जी। उसको कैसे आप लोग शूट करते हैं, या कैसे आप लोग उसको प्लान करते हैं इन सच ए ह्यूज सीन? क्या होता है ना, एक सबको बताना कि आपको क्या करना है वो अपने आप में एक कला है। मतलब जी। आपको तो अपना काम आता है, ठीक है, जितना भी थोड़ा बहुत आप कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास सेट पे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, जी। उनको आपने बताना है कि आपको क्या करना है, जी। किस ढंग से करना है। जी। वो बहुत बड़ा मतलब भी एक जिम्मेदारी का काम होता है। अगर आप जी। बताओगे नहीं तो कैसे करेंगे, वो तो पूरे प्रोफेशनल नहीं है। बराबर। हाँ, तो उनको पास कम्युनिकेट करना, तो आई जी। थिंक दैट इज़ द, जब भी आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर लेते हो फिर सब चीज़ हो जाती है। जी। जी। तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे सेट करना, फिर क्या होता है आप उनके बीच बीच में अपने लोग रखते हो जिनके साथ आप बात करते हो, उनको फिर जी। उनको आपने 10 लोगों को समझाना है। जी। तो ये तो सिर्फ पैदल चलना था, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती जब ये घोड़ों पे है। हाँ। जैसे बाजीराव मस्तानी में वॉर थी, हाँ। तो हमारे बॉम्बे से तो 150-200 स्टंटमैन गए थे, जी। तो बाकी तो 400 घोड़े थे उसमें और लोग जी। भी इन्वॉल्व थे, बाकी तो लोकल लिए हुए थे। जी। तो उनको कैसे हम बताएंगे कि आपको ये करना है, वो तो नहीं प्रोफेशनल नहीं है, वो तो घोड़े लेके आए हैं, किसी को तलवार नहीं मार दें, किसी को ये नहीं मार दें। तो उनका सेफ्टी करना और उनको बताना, उनको अपने पेज पे लेके आना, उनके साथ रैपो बनाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। दैट इज अगेन आपका काम सीईओ का हो गया ना। मैं वही बोला कि भाई मैनेजमेंट इज द मेजर स्किल फॉर एनी ब्रेक डाउन स्किल करना सेट इन द कैसे। इंडस्ट्री। देखो, काम करना अलग हो गए, जब भी आप 200 लोगों के यूनिट के साथ काम करते हो, उनका विश्वास जीतना, उनसे काम लेना, वो एक अलग वो भी आना चाहिए आपको। जी। मैं दुनिया के अलग अलग कोनों में शूटिंग करता हूँ, जी। मैं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। करेक्ट है, लोगों ने काम करना है, पर आपको उनसे बताना, उनको उनसे काम करवाना भी तो आना चाहिए आपको। तो सर आपके हिसाब से ऐसी कोई आपकी इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी में कि कोई बहुत चैलेंजिंग सीक्वेंस आपने शूट किया हो जिसमें आपको बहुत प्रिपरेशन और प्रॉब्लम का सामना पड़ा हो, ऐसा कोई आपके दिमाग में आता है ऐसा कोई सीक्वेंस? मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा इजी तो कुछ भी नहीं होता है। रोज सुबह डरा हुआ शूटिंग पे जाता हूँ, एक किसी को थप्पड़ भी मारना होता है ना, तो डरा हुआ भगवान सही हो जाए, अच्छा हो जाए। पर ऐसा मैं बताता हूँ, ओम शांति ओम अगर आपने देखी हो, जी। 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 उसके सेट पे आग लगती है, जी। जिसमें शाहरुख हैं, दीपिका हैं। जी। मतलब वो इतना मेरे लिए स्ट्रेन वाला था, मतलब कि क्योंकि एक सेट लगाया था फिल्म सिटी में, उसी के अंदर वो आग लगानी है, तभी VFX इतना नहीं था। आज से कम 18 साल पहले, 2007 की बात है जी। हाँ, तो इतनी आग लगानी है, उसमें 3 कैमरे हैं, कुछ 70 लोग मेरी टीम के रहते थे जिन्होंने आग लगानी है और पर्दों को, और उतने ही सेकंड में बुझानी है। जी। अगर किसी भी पर्दे पे 2 सेकंड भी आग ज़्यादा रही तो इट कैन बी डिजास्टर्स, क्योंकि 3 कैमरे, अटेंडेंट और लोग सब मिला के कम से कम भी 125 लोग सेट के अंदर होते थे। जी। और वो जो 4-5 दिन शूटिंग चली है, एक्टर बीच में है, तो मोस्टली सभी तकरीबन लाइव वो किया गया। तो वो मतलब मैं कितनी बार रोता था, मैं ऐसा ना साइड में जाके, मेरी आँख जब भी शॉट हो जाता तो क्योंकि आप भगवान नहीं हो, आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं जी। ना। शाहरुख है, वो तो ऐसा ही, ओ पाजी कोई टेंशन नहीं लो, मैं कर दूंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा, लेकिन आपकी जान तो जा रही है। जी। ना। जी। 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 तो लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं। जी। तो जब भी 2 चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, जो आग और पानी, जी। जी। जो नेचर का खतरनाक। बाकी सब पे आप कंट्रोल कर सकते हो, पानी और आग पे नहीं। जी। जी। तो आग लगाना और वो बुझाना अंदर, तो वो दैट वाज, मतलब भी मैं सच्ची बोलता हूँ, कितने में मेरे को लगता था मेरे को शॉट के बाद हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसा वो ना इतना स्ट्रेन वाला होता है काम कि आप रो देते हो, भगवान को पकड़ के आते हो। हनुमान जी को तो मैं तो नहीं छोड़ता हूँ ना, कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव टेकन केयर, बाकी अभी आप ध्यान रखो, एंड ही हैज नेवर लेट मी डाउन। नो, हनुमान जी तो वैसे भी कलयुग के भगवान माने जाते हैं, और वो तो हम सभी के मैं तो कैसे जाना, मैं ना ये भी बता देता हूँ। एक मंदिर है वीरज साई, सॉरी SV रोड पे। पहले जब भी मैं आया तो एक दोस्त के साथ जाने लगा, ऐसे ही वो ले गया 2-4 बार, फिर मेरे को अच्छा लगा, मैं जाने लगा। फिर
फिर मैं पैदल ही जाता था, पैसे नहीं होते थे बस के। हाँ, बारिश के टाइम पे इतना इतना गोबर रहता तो भी मैं शनिवार को जाता था। अच्छा। फिर बस में जाने लगा, फिर मोटरसाइकिल भगवान ने दिया, फिर गाड़ी दी, तो वो अभी भी शनिवार को सुबह मंदिर जाते हैं। जाता हूँ। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। विश्वास है मेरे लिए, भगवान क्या है, विश्वास है बस। आपका किसी चीज पे भी विश्वास हो गया, वो आपके लिए भगवान है। आप किसी पे विश्वास कर लो, मतलब दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू आर राइट। क्योंकि वही बात है ना, जैसा आपने डेस्टिनी बोला, हाँ जी, बिकॉज सिर्फ डेस्टिनी नहीं होती है, आपको राइट डेस्टिनेशन भी चूज करनी करना। करेक्ट करेक्ट। भगवान तभी आपका, आप करते जाओ कर्म, आज का कर्म करते जाओ, फ्यूचर गॉड विल टेक केयर ऑफ फ्यूचर। जी जी। सो फिर आपने बहुत सारी ना इंटरनेशनल फिल्म्स आपने की हैं, जिसमें स्लम डॉग मिलियनेयर, मिशन इम्पॉसिबल, गोस्ट प्रोटोकॉल। हाँ जी, हाँ जी। सो इंटरनेशनल फिल्मों में आई मीन आपको क्या डिफरेंस लगा जो रिफॉर्म होने चाहिए हमारे यहाँ पे भी, बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या एनी इंडस्ट्री? ऑनेस्टली कुछ इतना फ़र्क नहीं, सब पैशन सेम है, सब उतनी शिद्दत से काम करते हैं, सब कुछ ध्यान रखा जाता है। मैंने वन नाइट विद द किंग भी किया था, जिसमें उमर शरीफ थे। मेरे को कभी लाइव में नहीं सोचा था, जब भी उनकी 65 में मैग्नेस गोल्ड आई थी, मैंने उस टाइम पे कॉलेज में देखी थी। तो एक दिन मैं इस आदमी के साथ काम करूंगा, जो फर्स्ट इंटरनेशनल स्टार जिनको बोलते हैं, तो उसमें वो थे। तो मतलब स्लम डॉग मिलियनेयर में इधर शूटिंग किया, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, पैशन सब जगह पे सेम है। मतलब जो फिल्म लाइन से लोग जुड़े हैं, उनका पैशन वही है, कहानी कहने का, सब चीज़ें सेम है, सेम ध्यान रखा जाता है। को अभी मैंने जैसा क्रिश किया, तो उसमें एक हमारे टॉनी चैंग थे, जिनको वायर वर्क हम इधर इतना आता नहीं था, तो वो आए थे हांगकांग से। तो मेरी टीम है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, उनकी टीम को भी इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी तो दूर की बात है। साइन लैंग्वेज में साइंस पर 4-5 दिन के बाद में आपस में जोक मारते थे ये लोग। तो देयर इज ए लैंग्वेज, मतलब जो आई थिंक पैशन इज द सेम। मेरे को कुछ ज़्यादा ऑनेस्टली मेरे लिए वो भी काम था सब, मतलब ऐसा नहीं कुछ कि जो अभी इंग्लिश फिल्म है तो कुछ वेरी आई एम इन और नहीं, बस ठीक काम। सेफ्टी वगैरह और ये सब थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह शायद सेम ही। अब तो मॉडर्न हो गया है, पहले बहुत रॉ हुआ करता। अभी भी इंसान तो इंसान ही है, हर किसी का बच्चा पेट दुखता है तो तकलीफ होती है। तो सो ब्लैक जैसी एक बड़ी इंटेंस फिल्म थी जो आपने की थी, बिकॉज आई रियली वांट टू नो अबाउट कि वो पूरा का पूरा वो एक्शन डायरेक्शन में खास चीज़ें उसमें क्या क्या थी एक्शन में? कुछ नहीं था उसमें। मैं 2-3 दिन गया हूँगा, एक मेरे को अभी तक जो याद आ रहा है, एक तो पेपर जैसे चल रहे हैं अंदर, एक कहीं टेबल पे आग लगी। तो मेरा हमेशा ना तिल तो संजय के साथ खामोशी से जुड़ा हूँ, तो मेरा हमेशा संजय को साथ ना ये मजाक रहता था, टिल गोलियों की रामलीला। मैं यार आप एक्शन डायरेक्टर लेते हो, 2 दिन के लिए बुलाते हो, 3 दिन में कभी थप्पड़ मारना है, किसी का पल्लू जला दो, जैसा उसमें था ना। आप उनके लकी चार्म है। नहीं, पर आई फील ब्लेस्ड, मतलब कि एक आदमी ट्रस्ट कर रहा है आप पे। तो ये मेरा एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन था, बिकॉज मुझे ब्लैक में ऐसा मैं जानना चाहता था, उसमें एक्शन था क्या? जहाँ पे भी वो आग लगती है वो सब ना, तो कुछ तो ऐसे सेफ्टी रीजन वो लगानी है आग, फिर वो करना है। जैसा इसमें भी जो ऐश्वर्या जी की फिल्म थी ना जी, तो ऋतिक वाली नहीं, सलमान के साथ ना, जो संजय बंसाली जी की दिल दे चुके सनम, तो उसमें वो पल्लू को आग लगती है, हाँ वो भागती है तो छोटी छोटी, फिर वो बाहर गोलियां लगती। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बोला यार। तो फिर जब इन्होंने गोलियों की रामलीला शुरू की ना, तो मेरे को अभी तक याद है, इनका फ़ोन आया। आप बोलते रहते हो ना हमेशा मैं एक्शन फिल्म, अभी मैं एक्शन फिल्म बना रहा हूँ, आप तैयार हो? अभी उनको इतना पैशन हो गया एक्शन का, अभी तो मेरे को बोलेंगे ये बाजीराव मस्तानी पद्मावत करने के बाद में ऐसा करते हैं श्याम जी, ये तलवार मारी, ये 5 सर उड़ के गए। मैंने यार 5 सर उड़ के गए, अब क्या क्या तो मैंने अभी थोड़ा आप कंट्रोल करो, अभी बहुत वॉयलेंट हो रहा है वो। आपकी मिसेस का क्या रोल रहा आपके इस पूरी जर्नी में? बिकॉज उनको हम यूजुअली मतलब इतने स्ट्रगल में हम ना उनके बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ जी। बट मिसेस का क्या रोल रहा आपके लाइफ में? तब तो पहले ना, तो एक बताऊँ, हम लोग बड़े प्राइवेट लोग हैं, ऐसा ना कि जनरली जैसे मैं तो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हूँ तो बातें करता हूँ, पर फिर भी मतलब शी हैज़ बिन स्टूड बाय मी लाइक ए रॉक। मतलब कभी जो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन रही हैं, उनके साथ ही उन्होंने गुजारा किया, कभी मेरे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और उनको जब ही आई, मैं शादी करके लेके आया, तो उनको मालूम ही नहीं था कि ना फ़ोन होते थे ना कुछ होता था। मलाड में मालवानी में 1 नंबर में रहते थे कि जब भी आउटडोर गए तो आउटडोर, जब भी आ गए, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है जी, कि कभी फ़ोन भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो शी स्टूड बाय मी, एक सिंपलिसिटी, बच्चों को परवरिश दी, बच्चों को संभालना, फिर
जैसा मैं बताता हूँ कि विक्की 16 मई को पैदा हुआ, तो मैं तभी एज ए स्टंटमैन शूटिंग कर रहा था ऊटी में, मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं तो 19 तारीख को वापस आया। अच्छा। तो मेरे को मालूम पड़ा बेटा हो गया है। तो ऐसे ऐसे मतलब भी शुरू से हमारा एक फैमिली का लाइफ मतलब बड़ी आराम से, ऐसा सुकून से। जी, तो मतलब सिर्फ जो गांव की सिंपलिसिटी होती ना, तो नहीं, वो आपको आज भी ग्राउंडेड रखी हुई है और आपके बच्चों में भी वो दिखता है। तो वही वो रहना जो चाहिए, क्योंकि simplicity- सच्चाई तो वही है। नहीं तो जो आपके, जब मैं बताता हूँ, मैं फाइट डायरेक्टर बना तो मेरा तो बड़ा सिंपल, जैसा थोड़ा सा झुका हुआ पहले ही हूँ, तो मैं ऐसे सिंपल से, मेरे को सब बोलते थे आप चलोगे नहीं क्या, आप तो थोड़ा सा जरा एटीट्यूड रखा करो। मैंने नहीं यार, जो मैं हूँ वही रहूँगा, नहीं तो नकली लगूंगा मैं। वो जो अपब्रिंगिंग है, जैसे ही आपके इनबिल्ट है, तो मैं वैसा ही रहूँ तो अच्छा लगूंगा ना। और फल देने वाला पेड़ हमेशा झुका ही रहता है। तो मैं तो और झुक गया हूँ जब से ताड़ का पेड़ तो खड़ा हुआ है। मैं सबको बोलता हूँ भगवान ने झुकाव बनाया, जैसे बच्चों को कामयाब मिली तो मैं और झुक गया हूँ। तो जी जी जी। सो कमिंग बैक टू नाउ विकी और सनी का करियर इज मूविंग, सो मतलब आपने किस तरीके से उनके इनिशियल पॉइंट में, बिकॉज आज की डेट में बहुत बातें होती हैं शायद उन लोगों की जिन्होंने इतनी मेहनत की इंडस्ट्री में, और उनके बच्चे जब कुछ बनते हैं तो उनकी भी मेहनत उतनी होती है, मेरा ये टेक है। मतलब जब तक भगवान नहीं चाहेंगे उनको आप कितना भी बना दीजिए, आप किसी के भी बिरले के बेटे हों, तो आपने किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो रहा ही होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो विक्की सन्नी, जब भी मेरा एक था, बेटा आप पढ़ाई जरूरी है, जो मेरी लाइफ में मैंने देखा कि आप पढ़ो, उसके बाद में जो भी आपने करना है वो करो। तो फिल्म लाइन तो कभी बात ही नहीं हुई थी, फिल्म लाइन का हिस्सा बनेंगे। विक्की ने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में इसको मतलब भी पोस्टिंग भी ना कैंपस में लास्ट ईयर में इसको सिलेक्शन भी हो गई थी, फिर जॉब का लेटर आ गया उसको। सनी ने बीकॉम किया, फिर सीए के पास भी लगा था। अच्छा। तो जब ही दोनों का ये डिसीजन विक्की ने, कि पापा ने, मैंने कभी उनको ये नहीं बोला ग्रेड जे लेके आओ, मैंने बी गुड ह्यूमंस, पढ़ाई करो, मेहनत से करो, लेकिन मेरे को वो नहीं था, क्योंकि मैं गांव में खुद पढ़ा था गरीबी में, तो मेरे को ये नहीं था कि आप कुछ, और वो भी नॉर्मल स्कूलों में पढ़े हैं विक्की, मेरे पास पैसे नहीं होते थे जब भी पहले पढ़ने डाले स्कूल में। तो ये बर्फी वाला स्कूल है जहाँ पे पढ़े हैं, फिर मिठी बाई से अपने आप ही उन्होंने ये किया ग्रेजुएशन, फिर इधर ही राजीव गांधी से। तो एक आप मेहनत, मेरे लिए पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि मेहनत की आदत डालती है आपको। आप लाइफ में कुछ भी करो, वो जो 15-16 साल से आप 20-21 साल तक मेहनत करते हो ना, वो आपकी आदत बन जाए। जैसा मेरी भी वो पढ़ाई मेरे काम, जब मैं स्टंटमैन बना काम नहीं आई, लेकिन वो मेहनत करने की आदत मेरे काम आई, हर चीज़ को सीरियसली लेना। तो बच्चों को भी यही था, आप इसलिए मत करो कि नौकरी करनी या जगह करना, लेकिन वो जो एज ब्रैकेट है ना, बहुत क्रूशल है, उसमें मेहनत की आदत पड़ेगी। लेकिन पढ़ाई आप करो, ग्रेड के लिए मत करो, जस्ट एंजॉय इट। एंड तो बच्चों ने पढ़ाई किया। फिर जब ही इन्होंने बोला कि फिल्म लाइन में, दैट वाज ए बिट शॉकिंग कि फिल्म लाइन में आना है, तो मेरे पास एक तो सबसे पहले मैं मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं इसी लाइन की रोटी खा रहा था। जी, करेक्ट है। फिर इनको प्यार से समझाया मैंने कि अगर तो आप इसलिए आ रहे हो कि पापा फिल्म लाइन में, प्लीज़ मत आओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। मेरी वजह से कोई चाय पिला देगा आपको, मेरी वजह से कोई 20 करोड़ तो खर्चा नहीं करेगा आज फिल्म के ऊपर। फिर पैसे के अलावा भी आप डायरेक्टर का कैरियर है, ये है। पर मेरा एक विश्वास था, जैसा मैं गांव से आया था, मेरे को तो कोई जानता नहीं था, भगवान ने मेरे को रोटी दी इस लाइन में। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो भगवान डिनाई नहीं करेगा। करेक्ट करेक्ट, यू राइट। तो ये समझ लो, मतलब कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, आपको यू आर टू अर्न इट। आई एम देयर एज ए फादर, पर एज एन एक्शन डायरेक्टर मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और मैंने आज भी कभी किसी को नहीं बोला विक्की सन्नी को काम देने के लिए, घर है आपका, एक करो, यू आर टू अर्न इट। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, जहाँ पे अगर आके मेरे माँ बाप होते, मेरे को गाइड करते, वो तो मैं कुछ नहीं कर पाता था जी। मेरे को अपना रास्ता खुद बनाना था, क्योंकि यही उम्र होती है, आप गलतियाँ करोगे सीखोगे वो। तो विक्की सन्नी के लिए मेरा ये था कि नहीं, आप जाओ, रोटी पानी है, घर है, आप लड़ाई करो अपनी, आप मेहनत करो, आप सीखो, और फिर आपको भगवान कभी डिनाई नहीं करेगा। मैं इनका ये था मेरा 10 बजे नाश्ता हो गया विक्की का, सन्नी का, निकलो घर से, पास आपका ट्रेन का पास बनाया, नहीं काम है, किधर भी जाओ ऑडिशन दो, लेकिन घर पे बैठ के आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल। आप ट्रेनों में घूमो, किधर भी उतर जाओ, बांद्रा उतर जाओ, बोरीवली उतर जाओ, टाइम पास करो, शाम को 5 बजे आ जाओ।
मार्केट में जाओ, मार्केट में जाओ, सीखो लोगों के साथ, तो आपको सीखने को मिलेगा। फिर इनका कि हम लोग ऐसे क्यों घूमे, फिर उन्होंने जाके लोगों के पास ऑडिशन के लिए जाते थे, वो सब कितनी बार तो ऑडिशन के लिए मना, ऐसे भी नहीं कि यार इनका क्या ऑडिशन लेना है, इसका विकी का क्या ऑडिशन लेना दे, तो मतलब तो ऐसे ही। पर उनको मैंने बोला था आपको जो जिल्लत जब तक नहीं मिलेगी ना वो बनोगे नहीं आप कुछ भी उसको, और उस जिल्लत को, उस जो इंसल्ट है ना उसको ताकत बनाना, कमजोरी मत बनाना, उससे वो नहीं होना वो आपको। और जैसे ही अगर मेरे को कोई ये करे ना कि यार तू ये नहीं कर सकता, तो मेरे को ये नहीं, मैं डिमोरलाइज हो, मैं नहीं, मैं करके फिर अभी मैं देखता, मैं करके बताऊंगा, वो स्पिरिट आनी चाहिए। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने उसी पे, आज विक्की ने 4 साल तक 5 साल तक मेहनत किया, 2010 से वो स्ट्रगल शुरू किया उसने। फिर उसको पहला काम तो जे लब शब्द चिकन खुराना में मिला उसको। जी, जी। वो भी उसका कि जैसा मेरा मानना होता है आपका काम होना चाहिए सिर्फ एक्टर बनना, स्टार बनाना भगवान का काम है, और डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं। तो मेरे को अभी तक याद है लब शब्द चिकन खुराना में जब भी इसने 4-5 साल स्ट्रगल को हो गए थे, तो उसको उसमें रोल मिला। तो मेरे को, मैं आउटडोर शूटिंग कर रहा था, इसका 8 बजे मेरे को फ़ोन आया, पापा वो लब शब्द चिकन खुराना में मेरे को कुणाल कपूर का बचपन का रोल दे रहे हैं, 10th पास जब ही था, तो 2-3 सीन है, तो मेरे को कुछ लोग मना कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि करने का, तो बोलते नहीं तेरे तू रोक, अभी तू ऐसा छोटा रोल क्यों करेगा। तो मेरा एक मानना होता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। राइट, यू राइट, करेक्ट है। तो मैंने बोला देख बेटा, घर में मंदिर है, तू मंदिर में जाके सिर्फ भगवान को याद करके, तू तेरा मन क्या बोलता है, किसी की मत सुनना, ना मेरी सुन ना किसी की सुन, मेरे को फ़ोन करके बता, एज ए फादर आई विल स्टैंड बाई। फिर उसके बाद मैंने, इसने 5 मिनट बाद फ़ोन किया, पापा मैंने मंदिर के सामने, मैं तो लोगों के पास काम मांगने जाता हूँ, मेरे को ये काम दे रहे हैं, मेरा मन करता है मैं करूँ, मैं गो हेड डू इट, आई विल, मैं खड़ा हूँ। फिर सुबह की फ़्लाइट पकड़ के चला गया था। ऐसे ही सन्नी के साथ उसकी पहली फिल्म आई थी, फिर कुछ वो भी आए थे, उसने भी ऐसे, पापा मैं करूँ नहीं करूँ कैसा, मैं कुछ नहीं बेटा, अपने दिल की सुनो, फॉलो योर दिस थिंग, ताकि कल को सही गलत आपको ये नहीं लगे मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आपने किया। आज भी बच्चों को वही है, मैं उनकी नरेशन में कभी नहीं बैठता हूँ, जो भी डिसीजन खुद के लो, यू आर टू गिव, आपके अपनी लाइफ के एक फिल्म को 6 महीने साल देना है, जब तक आपका दिल नहीं बोलता है किसी के कहने पर मत करो। जी जी जी, मैं कभी नहीं सुनता हूँ कि यू टेक द डिसीजन, फॉलो योर हार्ट, जो वो दिल बोलता है वो सही होता है हमेशा। उसी में गलतियां करो, गलतियां नहीं करोगे तो कौन ऐसा कि कोई गलत डिसीजन लोगे तो भी सीखोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, और वही चीज मैटर भी करती है, कॉन्फिडेंस आता है उससे, कॉन्फिडेंस आता है। और एक बार बाप ने बोल दिया ना कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को जो डिसीजन लेना है ले बस, तो कॉन्फिडेंस तो 300% वैसे ही बढ़ जाता है। और मेरा ऐसे भी देखो, 2 तरह के फैमिली के होते हैं लीडर घर के। एक होते हैं जो आगे चलते हैं, उंगली पकड़ी, चलो चलो बेटा मैं तेरे को लेके चलता हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, आप चलो मैं पीछे हूँ, मैं आप अपना रास्ता बनाओ, मैं पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, पर रास्ता आपको आगे चलना। जी, आपने मणिरत्नम जी के साथ भी काम किया, थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मणि सर के साथ मैंने 3 फिल्में की, रावण की, फिर कतरू बडियाली एक फिल्म थी, फिर ये लेटेस्ट पोनियन सेल्वन 1-2 किया। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब भी मेरे को थोड़ी देर बाद में समझ आता है कि मनी सर के साथ क्या होता है ना, कि आप शाम को मैं तो रिहर्सल करके भी, जैसा मेरा सिस्टम सेम है कि पहले मैं उनके साथ डिस्कस करके पहले मैं शूट कर लूँगा, या स्टोरी बोर्ड कर लूँगा, वो सब करके फिर उनको दिखा भी दूंगा, ओके हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे शूटिंग करते हैं। तो मैं हमेशा, उनकी एक खासियत है कि आपने सब कुछ तैयार है, आप सुबह जाओगे तो आप तैयार रहना पड़ता है कि कौन सा बम अभी फूटेगा। नहीं मास्टर, आई एम थिंकिंग लेट अस डू दिस वे, मतलब जो पूरा आपने वो तैयारी की है वो थप करके गई, अभी सडनली वो सुबह नया कुछ दे देंगे, तो आपको वो तैयार रहना है कि वो नई चीज़ कुछ लेके आएंगे और आपको वो उस पर काम करके उनको देना है वो चीज़। जी जी जी, तो वो एक जो आपको उनका कहना भी है कि मैं अच्छे टेक्नीशियन लेता हूँ, मैं उनको ले जाता हूँ कहीं पे, फिर उनको गले में हाथ डाल के निकालता हूँ बाहर। तो ही इज़ ए वेरी गुड लिसनर, ग्रेट डायरेक्टर, वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट डायरेक्टर, मतलब मजा आता है ऐसे ना, जो और वही डायरेक्टर जो आप में से निकालते हैं अंदर से। जी, तो ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज। तो बहुत अच्छा हमारा, मतलब जैसा मेरा पता नहीं क्यों भगवान ने शायद, जो जितने ऑड मैन ना होते लोग डरते, जैसे संजय के साथ मेरा बहुत अच्छा, मैं ऐसा गले में हाथ डाल के घूमता रहूँगा। मनी सर के साथ हम बच्चों की तरह उनको गले में हाथ डाल के घूमता रहूँ, सब दूर देखते यार जो मनी सर के साथ ऐसे कैसे बच्चों की तरह घांसते हैं, जो घूमते हैं, पता नहीं क्यों वो हो जाता है, बन गया ना, गरारियाँ फिट हो जाती है। हाँ, कई बार कुछ लोगों के साथ गरारियाँ फिट हो जाती है, वो पंजाबी में ही बोलते हैं ना कि इसके साथ गरारी फिट हो गई। करेक्ट।
एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा मेरा सवाल है कि आपने राजकुमार हिरानी की डंकी हाँ जी, हाँ लिखी। जी। अपने बेटे का वो जो विकी का जो आग लगाने वाला सीक्वेंस है, हाँ जी, हाँ जी। हाउ डिड यू प्लान दैट? आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि बेटा कर रहा है? बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि देखो पहले जब भी हम सीक्वेंस का सोचते हैं तो थोड़ा सा मैं रथलेस होता हूँ। जी। मैं सिर्फ सीक्वेंस का सोचता हूँ, मैं कैसे होएगा वो नहीं सोचता हूँ। जी। अभी भी जो भी मेरे पास कोई फिल्में आती हैं उनके जब भी सीक्वेंस विजुलाइज करता हूँ तो मैं, क्योंकि आदमी का मन चोर होता है, वो डरता है, जी। तो मैं वो उधर को उसको निकाल के मैं सिर्फ सोचता हूँ कि ऐसा जी अच्छा लगेगा। जी। तो जब ये राजू जी के साथ इसकी सीन के बारे में डिस्कशन हो रहा था, पहले था वो आग लगी ऐसा घूम के भाग के जाएगा, तो फिर फाइनली एक चीज़ लॉक हो गई कि मेरा भी कहना था कि वो अगर भागेगा तो वो स्टंट लगेगा, हाँ। क्योंकि वो तो मर चुका है। जब भी वो फोन सुन के निकला वो ही इज ए डेड मैन, उसको तो आग की सेक का कुछ है ही नहीं है। अगर वो भागेगा मतलब उसको सेक लग रहा है, इमोशन टूट जाएगा। हाँ, राइट। उसकी चाल में फर्क नहीं आना चाहिए। राइट। अभी कर तो दिया, सबको अच्छा लगा, अभी मेरे को ही एग्जीक्यूट करना है तो खुद ही पंगे, मतलब यही ब्यूटी है फिल्म बेटे के लिए पंगे ले लो। ना खुद ही आप तो, पर दैट इज द चैलेंज, मतलब तो वो सब फिर उसी हिसाब से। पर राजू जी अभी भी बोलते कि मैंने आपको लाइफ में उतना टेंस्ड अप कभी नहीं देखा जितना वो, मतलब बिल्की क्या कोई भी मेरे लिए तो बच्चों की तरह ही, सबने तो साथ में शुरू किया, तो वो क्या था ना, सेफ्टी सबकी इम्पॉर्टेंट होती है। हम तो प्रिकॉशन पूरा लेके करते हैं जी। पर वो था कि अगर भागेगा वो तो इमोशन टूट जाएगा। जी। और आप भी मानते कि अगर वो उस हिसाब से, दैट द ईजिएस्ट वे टू एग्जीक्यूट दैट। जी। पर वो चल रहा है, आग बढ़ रही है, तो उसको अचीव करना, पर यही तो ब्यूटी है, जी। सोचते हैं अचीव करना उसका। सो आपका बेटा गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट था? असिस्टेंट, हाँ जी। उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा था? हाँ जी, वो सेकंड यूनिट में मेरे को लगता है उसके कैरियर में एक दो लोगों को जो मैंने फोन ही किया है वो ही किया है। जैसा पहले जब भी उसने ना ये एक्टिंग का किया तो फिर मेरे को, पापा मेरे को एक फिल्म में असिस्ट करना, तो तभी ये जस्ट जब भी उसने बोला तो मैं ये 2-3 दिन बाद में मेरे को गैंग्स ऑफ वासेपुर का जूनियर निकलना था। अच्छा। तो मैंने अनुराग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा अभी वो अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ भेज दो। तो ये फिर ट्रेन से ये चला गया फिर, पर बहुत मेहनती, मतलब शायद उनके उसमें ही है कि उन्होंने देखा है मेहनत करते हुए कि नथिंग कम्स इजी। तो उसने वो अप्रेंटिस से शुरू करके इतनी मेहनत से काम किया, फिर वो उसको 1-2 महीने के बाद, क्योंकि काफ़ी देर तक शूटिंग चली वहाँ पे, तो सेकंड यूनिट के साथ वो हो गया था, तो उनको कैंडिड शूटिंग करनी होती थी, पकड़े जाते थे सब, तो जेल में अंदर बंद हो जाते थे। और वो तो बिहार पुलिस तो वैसे भी वो वहाँ की तो फेमस पुलिस है। हाँ तो पर दैट इज ए फन, मतलब वही तो लर्निंग एक्सपीरियंस है, आप देखते हो करते हो, मतलब जब तक ऐसे नहीं होएगे तो। अब यहाँ मैं एक्शन सीक्वेंस करूं कि बेटे को वहां से निकालूं? नहीं, पर उनकी अपनी यात्रा ना, जर्नी है, तो उसमें ही सीखेंगे। यस। तो बच्चों अमित को जी के साथ भी आपने काम किसके साथ? किया? अमित जी, अमिताभ हाँ जी, बच्चन हाँ जी जी, के हाँ जी, साथ। हाँ जी। सो हाउ वाज, बिकॉज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर फॉर ऑल टाइम। हाँ। ऊंचाई की आपने हाँ जी, उनके हाँ जी, साथ। हाँ जी। सो अमित जी के साथ आपका कैसा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा? उनके बारे में तो जितनी बातें सुने उतना ही कम है। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, उनसे इतना कुछ सीखने को ना, मतलब भी जो पैशन है उनका, उसके सामने बहुत छोटे महसूस करते हैं हम लोग, जी। तो उनका पैशन देख के। जी। मैं पहले उनके साथ एज ए स्टंटमैन काम किया था 1984 में मर्द में। जी। तो मैं ट्रेनी स्टंटमैन था, तो ना उसमें घोड़ों पे वो सब ना, तो फिर क्या था उसमें घोड़ा और तांगा हर शॉट में सीन में रहते थे। तो हम लोग 3-4 लड़के बहुत मेहनती थे, तो मनमोहन देसाई जी के ये था कि जब भी ये तांगा और घोड़ा है तो ये 3-4 लोग चाहिए, हमको तांगे को पकड़ना है, मोड़ना है घोड़े पे अमित जी के साथ, तो तभी किया था तभी। लेकिन फिर उसके बाद में एज एन एक्शन डायरेक्टर काम करने का मौका मिला, ये धर्मयुद्ध में सीरियल थी जो जी वो सीरीज आई थी अनुराग कश्यप वाली, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मौका मिला, उसका भी मैं ग्रेटनेस उनकी बताता हूँ आपको कि हम कितने छोटे हैं उनके सामने, उनकी उस आदमी की ग्रेटनेस। मैं ड्राइवर के साथ अपने बैठा था, गाड़ी से जा रहा था, तो मेरे को जो उनके डायरेक्टर है ना बिल्बो, उनका फ़ोन आया कि श्याम जी एक एक्शन है इसमें, अमित जी के साथ कर रहा हूँ, तो 4 दिन बाद में, तो लेकिन वी ऑल वांट कि यू शुड डू इट। हाँ, मैंने बोला यार बिल्बो, लेकिन 4 दिन बाद मेरी तो कमिटमेंट दूसरे के साथ है, तो मैं मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करना। तो उसने सडनली बोला जी एक सेकंड ज़रा जी बात कर इधर। तो
बात कर रही थी तो फ़ोन पकड़ाया तो सामने से अमित जी, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ मैं डेट चेंज करूँगा, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ भी मतलब डेट दोगे ਤੁਸੀਂ करना है एक्शन। मेरे में मतलब काटो तो खून नहीं, अमित जी मेरे को ऐसा मतलब भी एक इतना बड़ा लीजेंड आदमी, वो उससे मतलब मैं तो ऐसे ही मैं उसको बोला गाड़ी रोक दे ड्राइवर, मैं तो साइड में हो गए, हाँ जी पाजी, हाँ जी, नहीं पाजी सब वो नहीं पाजी, मैं बस वो जो मेरे पे तो मैं कितनी देर तक वहाँ पे बात करने के बाद में मैं बैठा रहा, आई कुड नॉट ऐसा अब्जॉर्ब करने के लिए कि अमित जी ने मेरे से बात किया और अमित जी बोल रहे हैं कि मैं कोई बात नहीं पाजी, मैं डेट चेंज कर दूंगा। तो एक मतलब फिर वो अब्जॉर्ब करके उस आदमी से वो बात सीखने के मतलब काम के प्रति उनका लगाव कितना है, मतलब जी लगन और लगाव कितना है उसके लिए कि हाँ मेरा ये सीक्वेंस अच्छा हो, अगर ये आदमी अच्छा कर सकता है तो वो उन्होंने फ़ोन करके भी बात करके ऐसा मतलब, तो यू फील सो हम्बल्ड सो स्मॉल कि नहीं जा रहा, ये तो इसलिए वो अमिताभ बच्चन है जी, उनके आजू बाजू भी पहुंचना मतलब ना, तो ऐसा ही देखना पड़ता है जी। फिर मैं 3 की शूटिंग कर रहा था कलकत्ता में जी, इनकी फिल्म एज एन एक्शन डायरेक्टर, तो वहाँ पे ये ना जे डे की शूटिंग ख़त्म हुई, हम लोग वो जो ट्रेनों का वहाँ पे शेड है ना वहाँ पे कर रहे थे, डे की ख़त्म हुई, फिर नाइट में था ना कुछ काम थोड़ा इनके साथ, तो मैं इनको बोला पाजी आप, मैं पाजी बोलता हूँ जी, पाजी आप बैठ जाओ जाके वैनिटी में, अभी लाइटिंग होएगी 1.5-2 घंटे जाएंगे। बोलते कोई बात नहीं कोई बात। फिर मैं अपनी टीम के साथ रिहर्सल कर रहा हूँ तो देखा हूँ तो ये पीछे पीछे सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर मैं देखा हूँ तो ये अपने बॉय को बोलो मेरे शू लिया, मेरी पैडिंग भी लिया, सो पैशनेट मतलब, तो नहीं नहीं पाजी मैं देख के मेरे को आई फील इन्वॉल्व, मेरे को अच्छा ये लगता है जी, दिस इज़ अमिताभ बच्चन। फिर मैं दूसरा एक और उनको बताता हूँ, यही जो भी ये युद्ध की शूटिंग कर रहे थे हम लोग घाटकुपर में बारिश के टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जी, तो उसी शाम रात को अमित जी को जाना था लंदन शमिताभ की शूटिंग के लिए, और फिर शाम को इनको ये कौन बनेगा करोड़पति का प्रोमो शूट करना था जी। सुबह सुबह बारिश इतनी हुई कि जो हम लोग 9 बजे पहुंचने वाले थे, मैं भी 10 बजे पहुंचा, गाड़ियां सबकी स्टकअप हो गई, तो अमित जी हमने शूटिंग शुरू कर दी 10 बजे, अमित जी 11 बजे पहुंचे जी, हाँ फिर ताकि अमित जी को 5 बजे निकलना है, हाँ तो फिर हमने डिसाइड किया कि 1 बजे रनिंग लंच करेंगे जी, तो जूनियर को खाते ब्रेक नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू अमित जी एक बार आ गए फिर जाते नहीं वहाँ से छोड़ के, मट्टी लगी हुई है सब ऐसा, इनको ना डस्ट में शूटिंग फाइट हो रही है जी, तो इनको 3 बजे मेरे को लगा काम पकड़ में आ गया, मैं अभी इनको बोलता हूँ आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए, तो मैंने आइसवियर दीसवार द वर्ल्डिंग जो उनकी सामने से थी, मैं बोला पाजी आप जाओ आधा घंटा ब्रेक है, आप खाना खा के आ जाओ, काम पकड़ में 5 बजे तक हो जाएगा जी। वो नहीं पाजी, उनका जवाब था नहीं पाजी खाना तो रोज़ ही खाते हैं, ऐसा काम करने को कभी मिलता है जी, दैट वाज हिज वर्डिंग। और उन्होंने फिर ये सोच के नहीं, मैंने बोला नहीं पाजी गिल्टी का हो रही, हमने सब ने खाना खा लिया, एक एक करके सब लोगों ने खा लिया तो आप नहीं खा रहा, तो अपने बॉय को बोला कि मेरे को गिल्टी नहीं हो, उसने वो सैंडविच गाड़ी से लेके आया, उधर ही बैठ के उन्हीं मिट्टी वाले हाथों से वो सैंडविच खा रहे ताकि ये नहीं लगे उन्होंने नहीं खाया, दैट इज़ अमिताभ बच्चन। फिर ये ऊंचाई किया साथ में, तो जब भी विक्की की शादी हुई थी उसके 3 दिन बाद में ही ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग थी, तो मेरे को दूर से देखो बधाइयाँ बधाइयाँ पाजी बधाइयाँ आ जाओ, ऐसा गले मिलने लगे ऐसा, तो फिर विक्की की मसान रिलीज़ हुई, उन्होंने फ्राइडे को रिलीज़ हुई, सैटरडे को रात को देखी जी, रात को 1 बजे इनका मैसेज आया जी, जी क्या फिल्म है, क्या विक्की ने किया, ऐसा लग ही नहीं रहा फर्स्ट टाइम फिल्म जी, ओ मैं तो जल्दी से विक्की को मैंने बोला देख मैसेज आया, हम तो पूरी रात सोए नहीं उसमें अराइव्ड, मतलब तेरे को इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता। फिर उसके दूसरे दिन बाद में बुक आ गया उनका, हमारे लिए तो लाइफ ही चेंज हो गई ऐसा ना। तो एंड शाहरुख ऑल्सो, आपने अशोका ओम शांति ओम, डॉन, जब तक है जान, डंकी, मतलब वो किसी की प्रेज करनी या किसी को कैसे अप्रिशिएट करना उनसे सीखना चाहिए, मतलब जितने भी अवार्ड फंक्शन में मेरे को काफ़ी भगवान की दुआ से अवार्ड मिले, उनका सभी के अगर आप देखेंगे द वे ही टॉक्स ऐसा ना, द वे ही सेज द थिंग्स, इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग, यू फील सो हम्बल्ड मतलब ना, तो उनसे मिलना गले मिलना, एक तो थोड़ी सी पंजाबियत आ जाती है हमारे दोनों में ना, तो लैंग्वेज भी हाँ, तो अब मैं एक सिर्फ छोटा सा किस्सा बताता हूँ, विक्की और शाहरुख भाई ये होस्ट कर रहे थे फिल्म फेयर उधर जियो में जो ग्राउंड है ना जी, हाँ तो पता नहीं मैं और मिसेस बैठे थे, हम तो बड़े नॉर्मल लोग हैं, क्राउड में 5वीं 6वीं रो में जो ना बुलाया था बैठ के, जहाँ पे भी कोई बोलता बैठ गए थे, हाँ तो विक्की और शाहरुख भाई स्टेज पे आए,
शाहरुख भाई ने सडनली, मैं तेरे को ये सिखाऊंगा, ऐसा ऐसा, उनकी पंच लाइन कुछ और थी, उन्होंने मैं तेरे को ये सिखाऊंगा इसलिए नहीं कि तू इतना अच्छा एक्टर, इसलिए कि तेरे पिताजी श्याम जी कहाँ है, श्याम जी का, सडनली देखा तो कैमरे ढूंढ रहे हैं मेरे को, मैं और मिसेज, मैं तो ऐसे ही हो गया, तो आई बिकेम ए स्टार। हम लोग सडनली सब फोकस इधर हो गया, श्याम जी, मैं क्योंकि मेरे आपके पिताजी ने, श्याम जी ने मेरी बहुत हेल्प किया जब मैं नया था, बहुत सीखा है मैंने उनसे, बहुत अच्छे। तो सडनली मतलब मेरा तो रोना निकल रहा है यार, फिर मैं विक्की से बाद में पूछा, मैंने बोला ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट था, बोलते नहीं पापा मेरे को, उन्होंने आता था ऐसे ही पूछा, श्याम जी भी आए हैं, तो मैंने बोला हाँ पापा आए हैं, बैठे हैं उधर ना, तो फिर आपकी मम्मी भी आई हैं, हाँ वो भी आई, उनका नाम क्या है, वीना, तो फिर उसने वीना जी फलाना, तो उधर वो दैट इज टू लर्न फ्रॉम हिम। यस यस, वो चीजें सब सीखने के लिए, मतलब वो कैसे, इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग सहज भी उतने ही होते हैं ना, उतने ही सहज, करेक्ट, नहीं तो मतलब भगवान उनको इतना कुछ देता है तो उनको फिर तो बहुत सारी चीजें सीखने को, ह्यूमिलिटी, वो सब ना, ही मेक्स यू सो इम्पोर्टेंट, मेक्स यू फील सो इम्पोर्टेंट कि आपको सडनली लगता है यार, तो वो बहुत वो चीज़ें सीखने। तो हम लोग क्या होता है, इनसिक्योरिटी में दूसरे को डाउनग्रेड करते हैं, डिग्रेड करते हैं, पर वो इतने सिक्योर लोग हैं दूसरे को प्रमोट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कुछ आपने ना श्याम जी, आपने कुछ फीमेल ओरिएंटेड फिल्में जैसे कहानी, हाँ जी, मॉम, इस तरीके, क्योंकि औरतों के साथ जो जिस तरीके की फिल्में होती हैं जिसमें थोड़ा एक्शन या वो रहता है, जैसे आपने बताया ऐश्वर्या के साथ भी वो आग लगी थी, हाँ जी, हाँ जी। तो आई मीन क्या ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है उनमें, क्योंकि आदमियों में कम, बिकॉज आग से रिलेटेड बहुत सारी फिल्में आपने की हैं। अब क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं चाहे वो ओम शांति ओम हो, चाहे यू नो यू बीन, तो उनके साथ कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। पहले तो आप जब भी कहानी का सोचते हो ना, कहानी के हिसाब से एक्शन सोचते, तभी आप नहीं सोचते कि ये मेल है फीमेल है, आप तो जब बीइंग ऑनेस्ट टू दैट पॉइंट, उस सीक्वेंस को आप ईमानदारी से कैसे करोगे जी। फिर उसमें ठीक है, अभी ये हीरोइन है उसकी जी। फिर हम लोग आप उस नज़र से देखने लगते हो, क्योंकि उनका अपना एक बॉडी लैंग्वेज रहती है, एक ना थोड़ी ना वो चीज़ें भी आनी चाहिए जो वो, तो वो सबको लेके फिर आप उस चीज़ को अचीव करते हो, आप शेयर करते हो उनके साथ, फिर वो भी दे आर वेरी सपोर्टिव, अगर कुछ रिहर्सल करनी है या कुछ करनी है तो थिंग्स वर्कआउट। जैसे मैंने इनके साथ फिर प्रियंका के साथ वो इनकी प्रकाश झा की फिल्म थी ना, गंगा जल 2, वो भी किया था जी। तो मतलब वो भी क्यों प्रोफेशनल है, उनको भी मालूम होता है स्क्रिप्ट जब भी पढ़ी है हमको ये करना है जी। हर कोई कहानी के लिए, आज इतना अच्छा दौर चल रहा है, हर कोई कहानी के लिए ईमानदार है, हर कोई अच्छे ढंग से करना चाहता है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी बड़ी सो सपोर्टिव। आपके इतने लंबे करियर में आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मेरे ख्याल से फहरिस्त इतनी लंबी है, सबके बारे में बात करेंगे तो बातें निकल जाएंगी। आई फील ब्लेस्ड, मेरे को भगवान ने मौका दिया, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया काम करने का। तो आई थिंक मोर देन मी दे आर द पीपल जिनको मैं शुक्रगुजार होना चाहिए इतने, क्यों आज मैं इंडस्ट्री में घूमता तो जैसा रणबीर सिंह ने मेरे साथ शुरू किया, रणबीर कपूर ने साथ में शुरू किया, अर्जुन कपूर ने, तो देयर आर सो मेनी पीपल जो आज के ब्लेसिंग लेते, तो आई फील सो हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरे को मौका दिया। इन सभी इतने अच्छे, अमित जी, शाहरुख, फिर ना जो भी आप जो नेम द पीपल आई वर्क विद देम, तो इट इज़ ए ब्लेसिंग। तो अच्छा एंड यू आर अ ट्रूली गॉड्स मैन। और मेरे को तो आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, और हमें भी आशीर्वाद दीजिए। ब्लेसिंग आप बच्चों को भी ब्लेसिंग देना। इतने लंबे करियर स्पैन के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, सब आपने सारी चीज़ें होने के बाद, हमारी ऑडियंस को कुछ आप अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मैसेज बहुत मायने रखेगा मेरी ऑडियंस के लिए। कुछ इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि कुछ शिक्षा दे पाऊँ, पर जो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूँगा जी। 2003 में ना कुछ ऐसा ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो एक स्टेज आई, डॉक्टर ने बोला था मैं बचूंगा नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो मेरे लिए भगवान कोई दूर का ये नहीं है, तो मैंने भगवान से बात किया, लेके जाना ले जाओ, अगर बचाना है तो मतलब कमज़ोर मत रखना जी। तो उसके बाद में मैं ठीक हो गया, 50 दिन बाद में हॉस्पिटल से आ गया, और उसके बाद में मेरे लाइफ का बेस्ट फेज़ आया, सभी अवार्ड मिले मेरे को, मेरे बच्चों को कामयाबी मिली, सब कुछ उसके बाद में इतना अच्छा हो गया। तो मेरा सबसे एक ही कहना है कि कभी भी लाइफ में कुछ ऐसे मौके आए कि नेवर फील कि डिसहार्टेंड, मतलब कि डाउन इन द डंप्स, सभी इसके ऊपर ही नहीं जा सकते जी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक टाइम वो कि जब भी डॉक्टर ने बोल दिया मैं बचूंगा नहीं, और उसके बाद में मेरी लाइफ का बेस्ट फेज़ आना, आज भी आपके सामने बैठा हूँ, आज 21 साल हो गए जी।
मैंने भगवान से कि अगर हो सके मेरे को 10 साल लाइफ और दे देना, जब मेरे बच्चे छोटे हैं तो आज 21 साल हो गए, लाइफ का बेस्ट फेज, आज भी बहुत अच्छा फिजिकली एंजॉय करता हूँ। तो कभी भी दिल छोटा मत करना, जी जी कभी भी हार मत मानना, भगवान पे भरोसा रखना, भगवान सबसे बड़े डॉक्टर हैं, हर सब कुछ कर सकते हैं। जी और दूसरा एक और सबको अगर कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, सबसे बड़ा अपने माँ को बाप को हक करके बोलो कि वी लव यू, वी केयर फॉर यू, उससे बड़ी कोई मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जी जो बच्चे हैं अगर वो अपने माँ बाप को एक बार जफ्फी डाल के बोल देंगे ना पापा परवाह नहीं, देख लेंगे, तो उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। तो आपको भी जो बच्चों को जफ्फी डाल के वो खुशी मिलेगी ना, और माँ बाप के पैर छूना, सब बच्चों को यही बोलता हूँ, पैर छूना, पैर छूने में एक्सरसाइज भी होती है, जो ब्लेसिंग मिलती है ना उसके जैसी कोई ब्लेसिंग नहीं है। जी जी। और माँ बाप से अकेला बच्चों के लिए ऐसी वो हैं जो अपने बच्चों को हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते अच्छा ही सोचते, जो मतलब दैट इज द ओनली रिलेशन जहाँ पे बाप अगर बेटा उसके आगे जा रहा है तो खुश होता है जी, उसको कंपटीशन नहीं लगता है, वो ब्लेसिंग देता है, खुश होता है मेरा बेटा मेरे से आगे गया, जी तो वो खुशी उसको मिलती है। जी। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, लाइफ में सब कुछ भगवान ने दिया, मतलब इतना मेरे तो इतने सपने भी नहीं लिए थे जितना भगवान ने दिया। तो मैं सबको यही बोलता हूँ यार, भगवान से मांगो मत कुछ, सिर्फ विश्वास रखो, शायद उसने आपके सपनों से ज़्यादा सोच के रखा है। जी पर एक कमी मेरे को हमेशा महसूस होती है, जैसे आज मेरे बच्चे हैं, उनको भगवान कामयाबी दे रहा है, वो आते हैं, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, ऐसा मैं उनको गले मिलता हूँ, जो उनको शाबाशी दे के मेरे को खुशी मिलती, जहाँ उनको शाबाशी लेके खुशी मिलती है, वो शायद मैं लाइफ में अपने बाप को नहीं दे पाया, क्योंकि वो 94 में पूरे हो गए। जी जी तो मिस करता हूँ जैसा आज मेरे बच्चे मेरे को मिलते हैं, अगर मैं अपने बाप से ऐसा, क्योंकि वो तभी मैं स्ट्रगल ही कर रहा था, अगर कुछ साल और रह जाते, वो टाइम वो देख लेते, तो वो भी मतलब पर इस सेटिस्फैक्शन से गए हैं कि हाँ अभी मेरे बेटे ने रोटी कमा रहा है, अच्छा अभी हो गया। पर जो आज मेरे को वो एहसास जो अपने बच्चों से मिल के होता है ना, शायद मैं अपने बाप की वो शाबाशी नहीं ले पाया, क्योंकि जल्दी चले गए वो कुंठा रह गई मन के। हाँ, कि मैं शायद जैसे मैं आज अपने बच्चों को शाबाशी देता हूँ, मेरे पिताजी मेरे को शाबाशी देते, जब मैं उनको गले मिल के बताता उनकी आंखों में कि मैंने ये अच्छा किया है, तो वो थोड़ा सा, पर इसलिए मैं सबको बोलता हूँ नेवर मिस ए अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस थिंग विद योर पेरेंट्स। जी जी जी। इसीलिए आप सभी को शाबाशी देते हैं, और आप सभी बच्चों को जितने भी हैं, और आपसे सीखने को इतना कुछ मिल रहा है, और हमको शाबाशी आप इतना सभी पे भगवान करम रखे, और थैंक यू बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आज फ्राइडे टॉकीज का ये सूत्रधार प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। विनीत जी ने इतनी अच्छी बातें की, तो मैं तो प्रॉम्प्टली उसका दिल से जवाब ही दे रहा था, बट ही केम आउट विद सम नाइस क्वेश्चन। तो मेरी भगवान से दुआ है कि पूरी कंपनी और सूत्रधार प्रोग्राम बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छा चले। और विनीत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, यू आर सो नाइस, रियली रियली, मतलब आई अप्रिशिएट। आज जहाँ से जाऊँगा बात करके नहीं जाऊँगा, एक अच्छा दोस्त भी साथ में लेके जाऊँगा। गॉड ब्लेस। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमें श्याम कौशल जी ने सिखाया कि जिद और विश्वास कितना ज़रूरी है। जिद हमेशा आपको सपनों की तरफ बढ़ाता है, और भगवान का विश्वास हमेशा आपको सहारा देता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए और कभी भी हार मत मानिए। तो अगले एपिसोड में एक और मेहमान और इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ मिलेंगे सूत्रधार विद विनीत राय पे, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे टॉकीज पर। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये हमको बहुत आत्मविश्वास देता है और मोटिवेट भी करता है। धन्यवाद।